हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान सकते हो कि इस चैप्टर से कम नहीं तो 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा जनरल था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिफिक बातें हो रही होंगी, तो जब तक आपको उनके बारे में पता नहीं होगा आप उसके अंदर लिख नहीं पाओगे, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत मन से बनाकर लिख सकते हो, थोड़े बहुत फट्टे मार सकते हो, काम चल जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में उनका काम नहीं चलने वाला है। सेकेंडली, इन थ्योरी सेशंस को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप खुद से शायद ये पूरा चैप्टर ना पढ़ते, राइट। खुद पढ़ने बैठोगे तो मौत आएगी, लेकिन अगर मेरे साथ करोगे तो आप लोग का काम हो जाएगा। प्लस मैं आपको बताता चलूंगा कि इसमें क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं और क्या चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी गई। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग मॉड्यूल से इसको कवर करने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, तो जो पढ़ रखी होंगी उनको हम भगा देंगे, और जो चीज़ें आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई हैं उन पे हम रुक के आराम से टाइम देकर चलेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक लेवल वाली चीज़ें हैं वो एग्जाम में नहीं आती, लेकिन हम पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंटर लेवल पे ही पहली बार आप देख रहे हैं, वो आपके पास एग्जाम में ज़रूर आएंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने बिजनेस स्टडीज़ के अंदर इस चैप्टर को 12th में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12th में बीएसटी के अंदर एक चैप्टर रहता है ये वाला, और आपने ये चैप्टर ज़रूर से पढ़ा होगा, और आई एम श्योर आधे से ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के भी गए होंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम लोग को देखना है कि हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। तो आपको पता है सर, सोर्स इक्विटी हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, रिटेन्ड हो सकता है, डिबेंचर्स और बॉन्ड हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं पैसा उठाने के। फाइनेंशियल नीड्स एंड द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस नीड फंड्स टू मेट देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट रहती हैं। जैसे हमें असेट खरीदनी रहती है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए रहता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमारी नीड्स जो है वो अलग अलग है। all the financial all the financial needs of a business may be grouped into the following 3 categories। तो हमने हमारी नीड्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आपके पास निकल कर आ जाती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, फिर आपके पास निकल कर आ जाती है मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, और फिर आपके पास निकल कर आ जाती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए आप क्या करेंगे सर, इट रिफर्स टू दोज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स विच आर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 to 10 years। वो पैसा जो आपको 5 से 10 सालों के लिए चाहिए, वो पैसा जो आपको 5 से 10 सालों के लिए चाहिए, उस पैसे को हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स में डालते हैं। इसके अंदर जितनी भी आपकी फिक्स असेट्स हैं, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सब को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के अंदर एक कोर वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने। वो वर्किंग कैपिटल जो हमें थ्रू आउट द ईयर चाहिए, जो वेरी नहीं करती, जो कैश में कन्वर्ट नहीं करती। जैसे आपको हमने बताया था वर्किंग कैपिटल के अंदर कि आपको कई बार ऐसा रहता है कि आपको मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप मिनिमम कैश बैलेंस 50,000 का मेंटेन करके चल रहे हो, तो ये 50,000 का वर्किंग कैपिटल हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल है। कई कंपनीज में सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट रहता है कि हम हमारे पास सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे 50,000 रुपीज का। तो ये 50,000 रुपीज का सेफ्टी स्टॉक आपका हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल है। तो 50,000 का आप मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट लेके चल रहे हो, 50,000 रुपीज का आप सेफ्टी स्टॉक लेके चल रहे हो, 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल है। ये थ्रू आउट द ईयर आपके पास रहने वाली है। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या होती है सर, वो पैसा जो हमें चाहिए होता है 1 साल से ज्यादा लेकिन अप टू 5 years। वो पैसा जो हमें 1 साल से ज्यादा चाहिए लेकिन अप टू 5 years, उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स।
जैसे आप देखते हो कंपनीज क्या करती हैं, बड़े एडवर्टीजमेंट्स कराती हैं जिनका बेनिफिट उनको 3 से 4 सालों तक मिलता है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं इनको हम अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इन एडवर्टीजमेंट को फंड करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कहां से आएगा, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। तो वो पैसा जो आपको चाहिए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 year but not exceeding 5 year. For example, if the company resorts to extensive publicity and advertisement campaign, then such type of expenses may be written off over a period of 3 to 5 years. These expenses are termed as deferred revenue expenses, and funds required for these are classified in the category of medium term financial needs. तो इनके लिए जो पैसा चाहिए उसे हम कहां पर कैटेगराइज करेंगे राजा बेटा, इसके लिए जो हमें पैसा चाहिए उसे हम कहां पर कैटेगराइज करेंगे, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड के अंदर। इसके बाद निकल कर आता है राजा बेटा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या, वो पैसा जो आपको अप टू 1 year के लिए चाहिए, वो पैसा जो आपको अप टू 1 year के लिए चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। अब अप टू 1 year के लिए हमें कौन सा पैसा चाहिए, आप सबको अच्छे से पता है, वर्किंग कैपिटल का। जो करंट असेट्स में पैसा लगा हुआ है वो पैसा आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के अंदर आता है। लेकिन करंट असेट में जो हार्ड कोर करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स में जो हार्ड कोर करंट असेट्स हैं उनको हम लोग कहां कैटेगराइज करेंगे, लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन जो हार्ड कोर नहीं है उसको हम लोग कहां कैटेगराइज करेंगे, शॉर्ट टर्म के अंदर। Such type of financial need arise to finance the current assets such as stock, debtor, cash. Investment in these assets are known as meeting of the working capital requirement. The main characteristic of short-term financial need is that they arise for a short period of time, not exceeding the accounting period, that is 1 year. यहां तक बातें क्लियर हो गई। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड समझ में आ गया भाई एवरीवन। 5 to 10 years तक लॉन्ग टर्म, 1 year से ज्यादा 5 years तक मीडियम टर्म, 5 years से ज्यादा 1 year से कम आपके पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म। इसके बाद आता है बेसिक प्रिंसिपल फॉर फंडिंग द वेरियस नीड। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सर जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड है उसे आप फाइनेंस करोगे शॉर्ट टर्म फंड से, जो मीडियम टर्म की फाइनेंशियल नीड है उसे आप मीडियम टर्म के सोर्सेज से फाइनेंस करोगे, और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड है उसे आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करोगे। अकॉर्डिंगली द मेथड ऑफ रेजिंग फंड इज टू बी डिसाइडेड विद रेफरेंस टू द पीरियड फॉर विच द फंड्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको जिस पीरियड के लिए फंड चाहिए उसके हिसाब से सोर्स डिसाइड होगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म के लिए चाहिए मीडियम टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए शॉर्ट टर्म सोर्स से आप अपनी नीड को फाइनेंस करके चलेंगे। General rule for financing of different asset would take place. These rules can be changed depending upon the nature of borrower. तो जनरली उसने आपको क्या बताया, जनरली उसने कहा कि लॉन्ग टर्म जो आपकी नीड है उसे आप कहां से फाइनेंस करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स से, मीडियम टर्म को मीडियम से, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से। लेकिन ये बोरोवर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बोरोवर कैसा है। तो सर मान लीजिए आपको नॉन करंट असेट के लिए पैसा चाहिए, तो टाइप्स ऑफ बोरोइंग आप कैसे रखोगे, नॉन करंट मतलब क्या हो गया, नॉन करंट मतलब क्या हो गया, ये आपकी लॉन्ग टर्म नीड है, ये आपकी लॉन्ग टर्म नीड है, और लॉन्ग टर्म नीड आप कहां से करेंगे, लॉन्ग टर्म नीड आप कहां से करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स से करेंगे। लॉन्ग टर्म सोर्स क्या, वो पैसा जो आपको रीपे करना होगा 5 से 10 साल के अंदर, इक्विटी आ जाएगा इसके अंदर, प्रेफरेंस आ जाएगा इसके अंदर, डिबेंचर्स आ जाएंगे। बोरोवर का नेचर कैसा होगा, सर जो स्टार्टअप्स हैं वो लोग ऐसा करते हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो लोग ऐसा करते हैं, जो मिड कॉर्पोरेट्स हैं वो लोग ऐसा करते हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वो लोग ऐसा करते हैं। इन शॉर्ट जितने भी कंसर्न्स हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म नीड को लॉन्ग टर्म सोर्स से ही फाइनेंस करते हैं। अगर मैं करंट असेट्स की बात करूं तो उसको हम शॉर्ट टर्म लोन से फाइनेंस करेंगे और लॉन्ग टर्म लोन से फाइनेंस करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन से कब फाइनेंस करेंगे, जब हार्ड कोर करंट असेट होगी। हार्ड कोर को हम लॉन्ग टर्म नीड मानते हैं, और लॉन्ग टर्म लीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स चाहिए होता है। इसको कौन करेगा, मीडियम टर्म लोन फॉर द एसएमईज, ठीक है। नॉन करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म लोन, लार्ज कॉर्पोरेट्स। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो लोग कई बार क्या करते हैं, अपनी नॉन करंट असेट को शॉर्ट टर्म लोन से फाइनेंस करते हैं, सो दैट उनके ऊपर से कर्जा जल्दी से जल्दी क्या कर जाए, उतर जाए।
जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो कई बार क्या करती हैं, अपनी नॉन करंट असेट को शॉर्ट टर्म लोन से भी फाइनेंस कर लेती हैं, क्योंकि ये लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, इनके पास लिक्विडिटी की कभी कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए ये अपनी जो सर से कर्जा है वो जल्दी से जल्दी उतारने के लिए क्या करती हैं, नॉन करंट असेट को भी शॉर्ट टर्म से उठा लेती हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन दोनों चीजों को ही दिमाग में रखिए, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप इग्नोर करके चल सकते हो। आगे बढ़ते। बिसाइड्स द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एंड द नेचर ऑफ बिजनेस वुड ऑल्सो डिसाइड द टाइप ऑफ बोरिंग। आपका बिजनेस कौन सी स्टेज पे है, उसकी ग्रोथ कैसी है, वो भी क्या करता है, डिसाइड करता है कि आप बोरोइंग कैसे लोगे। अर्ली स्टेज है, आप लोग तो बहुत अच्छे एरा में बड़े हो रहे हो, आप लोग को पता है कि स्टार्टअप कल्चर है आजकल। स्टार्टअप कल्चर्स में क्या रहता है बेटा, स्टार्टअप कल्चर्स में क्या रहता है, अभी पीछे एक वो आया था शार्क टैंक इंडिया करके एक शो आया था सोनी टेलीविजन में। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो लोग अर्ली स्टेज पे थे, बिजनेस को स्टार्ट करे 6 महीना हुआ था, साल हुआ था, 2 साल हुआ था, वो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जा रहे थे और अपनी इक्विटी बेच रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा वो लोग, इक्विटी बेच रहे थे। क्या वो कर्जा ले रहे थे कि वो ओनरशिप बेच रहे थे, सर वो ओनरशिप बेच रहे थे। कोई अपनी कंपनी का 10% बेच रहा था, कोई 25% बेच रहा था, कोई 2% बेच रहा था और बदले में पैसा उठा रहा था। मतलब जब आपका ऑर्गेनाइजेशन अर्ली स्टेज पे होता है तो वो बोरोइंग्स करने से क्या करता है, डरता है। क्यों बोरोइंग से डरता है, क्योंकि उसके ऊपर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आ जाएगी। अभी बिजनेस अर्ली स्टेज पे है, सेल्स जो है वो अभी अच्छी हो नहीं रही, प्रॉफिट्स अभी उतने अच्छे आ नहीं रहे, और अगर हम फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वाला पंगा ले लेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें बिजनेस चलाने में कठिनाई होगी और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस बंद भी हो जाए। तो यहां पर लोग क्या करते हैं, जब अर्ली स्टेज पे रहता है तो लोग इक्विटी से पैसा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अर्ली स्टेज पे होते हो तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, हाई अनसर्टेन होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, या फिर मॉडरेट से हाई के बीच में होती है, या फिर हाई से मॉडरेट के बीच में होती है। ऐसी जगह पे लोग क्या करते हैं, इक्विटी का इस्तेमाल लेते हैं, एंजल फंडिंग का इस्तेमाल लेते हैं, इक्विटी या फिर वेंचर कैपिटल का इस्तेमाल लेते हैं, और कई बारी इक्विटी और डेब्ट का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ग्रोथ स्टेज पे हो, अगर आप ग्रोथ स्टेज पे हो तो आपका जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, वो मॉडरेट से लो की कैटेगरी में है। अगर आप ग्रोथ स्टेज में हो तो आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो मॉडरेट से लो के बीच में है। यहां पर आप डेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, वेंचर कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर प्राइवेट इक्विटी का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बताओ, प्राइवेट इक्विटी और जनरल इक्विटी, या मैं कह लूं कि ऑर्डिनरी इक्विटी में क्या फर्क है, प्राइवेट इक्विटी में और ऑर्डिनरी इक्विटी में क्या फर्क है, या ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या फर्क है। तो सर प्राइवेट इक्विटी में हम लोग पब्लिक के पास नहीं जाते, प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं, और ऑर्डिनरी के अंदर हम लोग जनरल पब्लिक से पैसा उठाते हैं। अगर आप स्टेबल स्टेज पे पहुंच चुके हो, मतलब आपका बिजनेस एक स्टेबल कैटेगरी में आ चुका है, तो अब आपके पास अनसर्टेनिटी लो है और अब टाइम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने का। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने आप लोग को समझाया था, लेवरेज के अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि जब आप अपने पास फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वाली कैपिटल का इस्तेमाल करते हो, सो दैट आप अपने इक्विटी की ईपीएस को इंक्रीज कर सको, ईपीएस की सॉरी इक्विटी के शेयर प्राइस को इंक्रीज कर सको। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो जब आप स्टेबल स्टेज पे होते हो तो अनसर्टेनिटी कम हो चुकी होती है, यहां पर आप क्या कर सकते हो राजा बेटा, डेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इनको एक बार रीड कर लेना, आप लोग की नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेस। फाइनेंशियल सोर्सेस हमारे पास क्या है, सर हमारे पास दो तरीके के फाइनेंशियल सोर्सेस होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल। इंटरनल में मेनली आपके पास रिटेन्ड अर्निंग होती है, और एक्सटर्नल में आपके पास दो तरीके हैं। ओनर्स का पैसा हो सकता है आपके पास, बोरोड पैसा हो सकता है आपके पास। ओनर का पैसा कहां से आता है, इक्विटी से और प्रेफरेंस से। बोरोड पैसा आपके पास कहां से आ सकता है, डिवेंचर से, लोन से, या फिर अदर सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड से। तो ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी कहां पढ़ी थी बेटा, ये चीज ऑलरेडी आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर पढ़ी थी कि हमारे पास कैपिटल के लिए पैसा कहां से आएगा। सर हमारे लिए कैपिटल के लिए पैसा यहां से आएगा, बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं आपके पास,
और इंटरनल में आपके पास रिटेन अर्निंग अवेलेबल रहेगी। इसके बाद आता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। इसके अंदर काफी सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस की बात करी गई है, काफी सारे मीडियम सोर्सेस की बात करी गई है और काफी सारे शॉर्ट टर्म सोर्सेस की बात करी गई है। एग्जाम में यहां से आने के चांसेस ना के बराबर हैं। एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत ज्यादा होगा तो ये आ जाएगा, नेम एनी 5 लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, नेम एनी 4 मीडियम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो एक बार ही इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आप इसको एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओ, इन केस अगर आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में हमारे पास दो सोर्सेस है, या तो हम शेयर कैपिटल से पैसा उठा सकते हैं या तो हम डेब्ट से पैसा उठा सकते हैं। जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो इसके अंदर इक्विटी भी आती है और इसके अंदर प्रेफरेंस भी आती है। और जब हम डेब्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर डिबेंचर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप हो सकता है बैंक से लोन ले लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लें, या फिर आप बॉन्ड्स वगैरह क्या करें, इशू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की, और शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी कैपिटल की। ओनर्स कैपिटल या फिर इक्विटी कैपिटल, आप सभी को पता है ओनर्स कैपिटल या फिर इक्विटी कैपिटल क्या होती है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे रेज फंड फ्रॉम द प्रोमोटर्स और फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पब्लिक बाय वे ऑफ ओनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल बाय इशूइंग ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। तो हम पैसा कहां से उठा सकते हैं, हम पैसा प्रमोटर से उठा सकते हैं, हम पैसा जनरल पब्लिक से उठा सकते हैं बाय इशूइंग ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है कि जो इक्विटी कैपिटल होती है वो परमानेंट कैपिटल होती है। मतलब हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं है इस पैसे को रीपे करने की। एक बार पैसा हमारे पास आ गया तो सर इसको रीपे करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, हमें कब रीपे करना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिस व्यक्ति को हमने शेयर्स दिए हैं, वो इन शेयर्स को मार्केट में क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो व्हेनेवर ही रिक्वायर्स मनी, वो मार्केट में जाके शेयर को बेच के अपने पास पैसा ला सकता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ सकता कि ये शेयर्स ले लो और मुझको इसके बदले में पैसा दे दो। तो यहां पर इसका जो नेचर है वो परमानेंट है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ, नो ऑब्लिगेशन ऑफ पे बैक। इसके बाद आता है कि सर इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर्स ऑफ द कंपनी है एज दे अंडरटेक द हाई रिस्क। ठीक है, इसमें कुछ समझाना है आप लोग को, इसमें कुछ समझाना है आप लोग को? नहीं सर, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 11 से इन्हीं में खेल रहे हैं हम लोग तो। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड आफ्टर द इनकम क्लेम ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स आर सेटिस्फाइड। सर पढ़ा था आप लोगों ने, ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी में से पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है, ईबीटी आ जाता है, फिर सरकार को टैक्स दिए जाते हैं, इसके बाद आपके पास पैट आता है, फिर इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया जाता है, फिर उसके बाद जो बचता है वो अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल कर आती है। मतलब कि सर आपके इक्विटी शेयर होल्डर के पास सबसे लास्ट में पैसा पहुंचता है। सेकेंडली, आप जो डिविडेंड देते हो इक्विटी को, क्या वो एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? आप जो इक्विटी डिविडेंड देते हो, क्या वो एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का कि वो चार्ज है प्रॉफिट का? अगर वो चार्ज है तो वो पीएल में आएगा, उस पे आपको टैक्स का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो वो टैक्सेस के बाद दिया जाएगा, वो पीएल एप्रो का पार्ट बनेगा। तो सर डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो सर ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया कि इक्विटी को डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। जब वाइंडिंग अप होता है, जब वाइंडिंग अप होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को रीपे किया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कब रीपे किया जाता है? जब जितने भी फंड सप्लायर हैं उनको हम पे बैक कर देते हैं तब। मतलब सबसे पहले आपका रीपेमेंट किसका होगा? डिबेंचर्स का। उसके बाद रीपेमेंट किसका होगा? प्रेफरेंस का। और सबसे आखिरी में पेमेंट किसका होगा? सबसे आखिरी में पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, शेयर होल्डर कैन एक्सरसाइज देयर क्लेम ऑन द असेट्स आफ्टर द क्लेम ऑफ अदर सप्लायर ऑफ कैपिटल हैव बीन मेट। तो पहले बाकी सबको रीपे किया जाएगा और आखिरी में इक्विटी को पे किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज यूजुअली द हाईएस्ट। तो आपको क्लियरली पता है केडी केपी केई, केडी केपी केई सबसे ज्यादा क्या होती थी? केई हुआ करती थी। सबसे कम केडी हुआ करती थी। केडी और केई के बीच में आपके पास केपी निकल कर आती है, राइट? तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज यूजुअली द हाईएस्ट।
हाईएस्ट क्यों होती थी? क्योंकि सर इनको सबसे आखिरी में पेमेंट मिलता था। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क जो बियर करता है वो इक्विटी शेयर होल्डर बियर करता है, इसीलिए उसकी एक्सपेक्टेशन कंपनी से सबसे ज्यादा होती है, कॉन्सिक्वेंटली उसकी जो कॉस्ट निकल कर आती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑल्सो प्रोवाइड अ सिक्योरिटी टू द अदर सप्लायर ऑफ फंड्स। तो जो दूसरा व्यक्ति पैसा दे रहा है कंपनी को, उसको सिक्योरिटी महसूस होती है अगर कंपनी के पास क्या है, शेयर कैपिटल है। क्लियरली सर, अगर आपके पास डेप्ट कम है और आपके पास इक्विटी ज्यादा है, अगर आपके पास डेप्ट कम है, इक्विटी ज्यादा है, मतलब कर्जा कम है, ओनर्स कैपिटल ज्यादा है, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या होगी? आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। और लोग आप लोग को इजीली क्या करेंगे? पैसा लेंड कर देंगे। रीजन बीइंग कि आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क क्या चल रहा है? कम चल रहा है। आपके प्रॉफिट पे पहला क्लेम करने वाले लोग क्या है? कम है। तो सर यहां पर जो नया लेंडर है उसे क्या मिल जाता है? उसे एक तरीके का सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है कि अगर मैं इस कंपनी को पैसा लेंड करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली, अगर आपके पास इक्विटी है, अगर आपके पास इक्विटी है तो आप डेप्ट से पैसा रेस करके क्या कर सकते हैं? आप डेप्ट से पैसा रेस करके क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं। आप ईपीएस की वैल्यू इक्विटी होल्डर के लिए क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। एनी इंस्टीट्यूशन गिविंग लोन टू अ कंपनी वुड मेक श्योर द डेप्ट इक्विटी रेशियो इज कंफर्टेबल टू कवर द डेप्ट। देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स लाइक न्यू इश्यू, राइट इश्यू, बोनस और स्वेट इक्विटी। अब क्या एडवांटेजेस हैं इक्विटी के थ्रू पैसा उठाने के? तो पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसे रिडीम नहीं करना होता है, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है फॉर द कैश आउटफ्लो। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझाई कि सर पैसा उठा लिया है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई भी रीपेमेंट करने की तलवार हमारे सर पे नहीं है। जिसने भी शेयर्स खरीदे हैं, अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो मार्केट में अपना शेयर बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, लेकिन वो हमारे पास नहीं आएगा पैसा मांगने के लिए। इक्विटी कैपिटल इंक्रीज करता है कंपनी का फाइनेंशियल बेस। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इक्विटी है, ज्यादा इक्विटी है, तो आपका फाइनेंशियल बेस इंक्रीज होगा। जो मनी लेंडर्स है, जो आपके बोरोड फंड्स हैं, वो आपको आसानी से मिल पाएंगे और आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कर पाएंगे। इक्विटी कैपिटल इंक्रीजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल बेस एंड दस हेल्प्स टू फर्दर द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी In other words, by issuing the equity, company managed to raise some money for its capital expenditure, and this help it to raise more funds with the help of debt. This is because debt will enable the company to increase the EPS and consequently its share price. तो यहां पर जो ये बात लिखी है कि debt will enable the company to increase its EPS and consequently its share price, ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो है कि आप इक्विटी पे क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो। आपके पास अगर इक्विटी है और आप डेब्ट का इस्तेमाल करते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को मेट आउट करने के लिए, तो इससे क्या होगा? इससे आप अपना ईपीएस इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को या फिर डेब्ट फंड को आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही पे करना है, और जितना भी एक्स्ट्रा आप कमाओगे वो सारा का सारा किसके पास आ जाएगा? इक्विटी के पास। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 10 लाख रुपए डेब्ट से रेस करे हैं और इस पे आपको 10% का ही ब्याज देना है, लेकिन इस पैसे को इन्वेस्ट करके कंपनी के अंदर आप यहां से 15% का रिटर्न कमा रहे हो, तो आप 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हो कि नहीं? आप 10 लाख पे 15% कमा रहे हो और आपको 10 लाख पे 10% इंटरेस्ट देना है। जो 5% आप सरप्लस अर्निंग कर रहे हो, आप 5% जो सरप्लस अर्निंग कर रहे हो, ये सरप्लस अर्निंग किसके पास जाने वाली है? ये सरप्लस अर्निंग जाने वाली है इक्विटी के पास। और इससे ईपीएस क्या होने वाला है राजा बेटा? इससे ईपीएस आपका इंक्रीज होने वाला है। अ कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड लीगली टू पे द डिविडेंड्स। सर अगर आपने इक्विटी के थ्रू पैसा उठाया है तो हमें इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, लेकिन राजा बेटा हमें डिविडेंड तभी देना होता है जब हमारे पास प्रॉफिट्स हो। क्या हमें फिक्स डिविडेंड देना है कि हमें आपको 10% डिविडेंड देना ही होगा? नहीं।
हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे तो हो सकता है हम आपको 20% का डिविडेंड दे दें, हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हो सकता है हम आपको 0% डिविडेंड दें। तो हमारे ऊपर डिविडेंड पे करने की कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन निकल कर नहीं आती। इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटीज और व्हेन द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग द वेल, डिविडेंड पेमेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड और इवन सस्पेंडेड। A company can make further increase in its share capital by initiating the right issue। कल को अगर कंपनी को फर्दर पैसा चाहिए तो वो क्या कर सकती है, राइट इशू कर सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि जब भी कंपनी को एडिशनल इक्विटी से पैसा उठाना है तो नए शेयर होल्डर्स के पास जाने से पहले, मार्केट में जाने से पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर्स को क्या दे सकती है, राइट शेयर का ऑप्शन दे सकती है, जिससे वो फर्दर पैसा रेस कर सकती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। इसके बाद बात करते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ डिविडेंड। अब ये जो पॉइंट है ये कंपनी के पॉइंट से डिसएडवांटेज नहीं है, ये इन्वेस्टर के पॉइंट से डिसएडवांटेज है कि अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो सर वो डिविडेंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है, टैक्सेबल होता है अंडर द हेड अदर सोर्सेस, राइट। तो जो भी डिविडेंड इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो हमारे शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने वाली है। Investor find ordinary share riskier and because of uncertain dividend payments and capital gains। और यही रीजन है कि लोग जल्दी इक्विटी में पैसा नहीं लगाते, क्योंकि इक्विटी क्या है, रिस्कियर है। रिस्कियर क्यों है, क्योंकि सर सबसे लास्ट में इनको रिटर्न मिलेगा। अनसर्टेन डिविडेंड है, पता ही नहीं है कितना डिविडेंड मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, 2 रुपए मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा, कुछ पता ही नहीं है। कितना कैपिटल गेन होगा, मतलब हम कुछ प्रॉफिट जनरेट कर भी पाएंगे हमारे प्राइस पे कि नहीं कर पाएंगे। हमने 50 रुपए में अगर शेयर खरीदा है तो ये 50 रुपए क्या कभी 60 बनेंगे, कभी 70, कभी 80, कभी 90 बनेंगे, नहीं पता। हो सकता है 50 के 20 रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। द इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, द इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर रिड्यूसेस द ईपीएस ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर until and unless the profits are proportionately increases। तो जब तक प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होंगे, मतलब अगर तुमने 10% नए इक्विटी इशू करे और तुम्हारा प्रॉफिट 10% इंक्रीज नहीं हुआ, तो उस केस में आपका ईपीएस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी ओल्ड अर्निंग्स फॉर इक्विटी 10 लाख की है, आपकी ओल्ड अर्निंग्स फॉर इक्विटी 10 लाख रुपए की है और आपके पास आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स जो हैं वो 1 लाख शेयर्स हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि ईपीएस कितना है, थोड़ा मुश्किल सवाल है। आप मुझे बता सकते हो कि ईपीएस कितने रुपए का है, सर ईपीएस 10 रुपए का है, ईपीएस 10 रुपए का है। नाउ सपोज कंपनी ने 10,000 नए शेयर इशू करे, कंपनी ने 10,000 नए शेयर इशू करे और कंपनी की नई अर्निंग्स फॉर इक्विटी 10,50,000 है, नई 10,50,000 है। तो जरा मुझे नया ईपीएस बताएंगे कि नया ईपीएस कितना होगा, आप मुझे नया ईपीएस बताएंगे। सर कंपनी 10,50,000 कमा रही है, कंपनी के पास पहले 1 लाख शेयर थे, 10,000 शेयर कंपनी ने और इशू कर दिए, तो 1,10,000 शेयर्स हो गए, 1,10,000 शेयर्स हो गए। तो 10,50 डिवाइडेड बाय 1,10,000, तो सर आपका ईपीएस जो है वो 9 रुपए 55 पैसे पे आ गया। तो आपने ध्यान दिया कि आपका ईपीएस क्या हो गया है, आपका ईपीएस क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। क्यों डाइल्यूट हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10% का इंक्रीज आया है, डिनोमिनेटर में 10% का इंक्रीज आया है। 1 लाख से 1,10,000 हो गया, 10% डिनोमिनेटर में इंक्रीज आया है। लेकिन आपके न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज आया है, न्यूमरेटर में केवल 5% का इंक्रीज आया है। आपकी अर्निंग्स प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हुई। इसकी वजह से क्या हो गया कि आपका जो 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर था वो गिर के 9 रुपए 55 पैसे रह गया। आपकी ईपीएस क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई। सिमिलरली आप समझो मेरी बात को, पहले कंपनी में 1 लाख शेयर्स थे, पहले कंपनी में 1 लाख शेयर्स थे और इस 1 लाख में से सपोज कर लो तुम्हारे पास 5,000 शेयर्स थे, सपोज करो तुम्हारे पास 5,000 शेयर थे, तो तुम पहले कंपनी में कितने परसेंट मालिक थे, तुम पहले कंपनी में 5% मालिक थे। लेकिन अब कंपनी में
1,10,000 शेयर्स हैं और तुम कंपनी में 5,000 शेयर रख के बैठे हो, तो 5,000 डिवाइड बाय 1,10,000 कितना हो गया सर? ये हो गया 4.54%। तो आपकी आपकी जो ओनरशिप है, आपकी जो ओनरशिप है, आपका जो कंट्रोल है कंपनी में, वो भी क्या हो जाता है? जब आप नए शेयर इशू करते हो तो आपका कंट्रोल भी क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। तो दो चीजें डाइल्यूट हो रही है। अगर आपकी अर्निंग्स प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज ना करे विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, तो आपकी ईपीएस डाइल्यूट हो जाती है। और सर अगर मैं कह रहा हूं ईपीएस डाइल्यूट हो चाहे ना हो, ईपीएस डाइल्यूट हो चाहे ना हो, आपका कंट्रोल कंपनी के अंदर जरूर से डाइल्यूट होता है जब आप क्या करते हो, जब कंपनी नए इक्विटी शेयर्स मार्केट में लेकर आती है। एवरीवन, यहां तक की बातें सबको क्लियर? यहां तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर? अगला पॉइंट निकल कर आता है राजा बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। These are special kind of shares. The holder of such share enjoys the priority both as regard to the payment of fixed amount of dividend and also towards the repayment of capital on the winding up. तो सर यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये है तो आपका ओनर का पैसा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो ओनर्स का पैसा, लेकिन यहां पर इनको इक्विटी के अगेंस्ट प्रेफरेंस मिलती है। जैसे इक्विटी को कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, प्रेफरेंस को फिक्स डिविडेंड मिलता है। वाइंडिंग अप के केस में इक्विटी को सबसे आखिरी में पैसा मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस को इक्विटी से पहले पैसा मिलता है। राइट? तो प्रेफरेंस को कहीं ना कहीं क्या मिल रही है? एक प्रायोरिटी मिल रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आप प्रेफरेंस के पैसे को पब्लिक इश्यू के थ्रू रेज कर सकते हो। नॉर्मली आपके जो प्रेफरेंस होते हैं वो क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं। आपने सुना होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, जैसे इनको अगर 10% का डिविडेंड देना है, 10% का डिविडेंड देना है, लेट सपोज कि आपके पास 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस है, आपके पास 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस है, इस पे आपको 10 लाख रुपए के ऊपर 10% का डिविडेंड देना है, यानी कि आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनता है? आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है 1 लाख। नाउ सपोज आपके पास प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो केवल 80,000 रुपए है, तो आप क्या करेंगे? लाख रुपए का डिविडेंड दे पाएंगे? अगर आपके पास प्रॉफिट्स 80,000 है तो क्या आप लाख रुपए का डिविडेंड दे पाएंगे? नहीं। आपने 20,000 रुपीज शॉर्ट डिविडेंड पे किया, आपने 20,000 शॉर्ट डिविडेंड पे किया। अब अगले साल तुम्हें कितना डिविडेंड देना पड़ेगा? अगले साल का 1 लाख रुपए तो देना ही है, पिछले साल की जो शॉर्टफॉल थी वो भी आपको देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। तो अगर किसी ईयर में आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो उस ईयर की डेफिशिएंसी अगले साल के डिविडेंड में जाकर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, और वो आपको पे करना पड़ता है। नॉर्मली क्यूमुलेटिव होते हैं, दैट इज डिविडेंड पेबल इन अ ईयर ऑफ लॉस। डिविडेंड पेबल इन द ईयर ऑफ लॉस गेट्स कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर टिल देयर आर एडिक्वेट प्रॉफिट्स टू पे ऑफ द क्यूमुलेटिव डिविडेंड। तो जब तक आप क्यूमुलेटिव डिविडेंड पे ऑफ नहीं कर दोगे तब तक वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड जो इनका होता है वो नॉर्मली डिबेंचर से क्या होता है? हायर होता है, हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यानी कि आप कह सकते हो कि जो केपी है राजा बेटा, जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट से क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट से क्या होगी? और आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी की है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की है, और फिर आपकी डेब्ट की कॉस्ट है। ठीक है? इसके बाद कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स दीज डेज कैरी अ स्टिपुलेशन पीरियड। स्टिपुलेशन पीरियड का मतलब रिडम्पशन पीरियड। हमें पता रहता है प्रेफरेंस को इश्यू करते वक्त कि इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कब होगा। तो अगर हमने 5 साल के लिए प्रेफरेंस को इश्यू किया है तो 5 साल के बाद इनका क्या होने वाला है? रिडम्पशन होने वाला है। तो जनरली जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू होते हैं तो वो स्टिपुलेशन पीरियड के साथ इश्यू होते हैं। नॉन रिडीमेबल का कॉन्सेप्ट जनरली अब खत्म हो चुका है। मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर दीज डेज कैरी अ स्टिपुलेशन ऑफ पीरियड एंड द फंड्स हैव टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेशन पीरियड। तो स्टिपुलेशन पीरियड का मतलब रिडम्पशन, रिडम्पशन डेट के साथ आते हैं। ठीक है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज हाइब्रिड
फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, आपकी ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है। हाइब्रिड कैसे है सर? इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जैसे डिबेंचर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इनके अंदर एक ट्रेट, एक नेचर डेप्ट का है। जैसे डेप्ट को फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। और इसके अंदर एक ट्रेड जो है बेटा, वो किसका है? एक ट्रेड जो है वो इक्विटी का है। वो ट्रेड इक्विटी वाला क्या है कि सर ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये चार्ज ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आप जो डिविडेंड देते हो, इस डिविडेंड पे आप कोई भी टैक्स सेविंग क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हाइब्रिड नेचर के होते हैं। Cumulative convertible preference shares may also be offered, under which these shares would carry a cumulative dividend of a specified limit for a period of say 3 years, after which the shares are converted into equity shares। तो अब ये क्या कह रहा है? क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल, दो चीजें हैं, क्यूमुलेटिव भी है और कन्वर्टिबल भी है। तो सर अगर आपका डिविडेंड 3 साल तक, सपोजिंगली आपका डिविडेंड 3 साल तक क्यूमुलेट हो गया, मतलब आपके पास 3 साल तक सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं थे डिविडेंड देने के लिए, तो ये जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस का चोला उतार के किसका चोला पहन लेते हैं? इक्विटी का चोला पहन लेते हैं। यानी कि ये अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? इक्विटी के अंदर। यानी कि जन्म इनका प्रेफरेंस के तौर पे होता है, लेकिन बाद में ये किसका रूप धारण कर लेते हैं? इक्विटी का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? these are the preference shares under which the shares would carry a cumulative dividend of a specified limit, cumulative dividend of a specified limit for a period, let's say 3 years। तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 बोला गया है, ये 5 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, राइट? तो a cumulative dividend for a specified limit of a period, let's say 3 years, after which the shares are converted into equity। These shares are attractive for the projects with a long gestation period। तो जिन 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 प्रोजेक्ट का लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, मतलब कि 10 साल, 15 साल, 8 साल, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बी रिडीम्ड एट अ प्री डिसाइडेड फ्यूचर डेट और एट एन अर्लियर स्टेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। दिस इनेबल्स द प्रमोटर टू विड्रॉ देयर कैपिटल फ्रॉम द कंपनी विच इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट and the withdrawn capital may be reinvested in the profitable ventures। तो हमको पहले से पता रहता है कि प्रेफरेंस का रिडम्पशन कब होने वाला है, या फिर कई बारी कंपनी क्या करती है, एक ऐसा क्लॉज डालती है कि हम आपके प्रेफरेंस को अर्ली रिडीम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्लॉज है कि हम अर्ली रिडीम कर सकते हैं, तो जैसे ही कंपनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है, उसके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो प्रेफरेंस का रिडम्पशन कर देती है प्रॉफिट से उठा के। इससे जो प्रमोटर्स हैं, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या फायदा मिलता है कि जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो किसी और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर सकेंगे? पैसा लगा सकेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी एज फॉलोज। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हो गए? जिनका एरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, क्यूमुलेट हो जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव क्या हुए कि अगर प्रॉफिट है तब तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे 1 लाख रुपए का डिविडेंड देना है और मेरे पास प्रॉफिट 80,000 का है और 20,000 की शॉर्टफॉल है, तो अगर क्यूमुलेटिव होगी तो ये 20,000 अगले साल के डिविडेंड में ऐड हो जाएगी। नॉन क्यूमुलेटिव होगी तो ये 20,000 रुपीज क्या हो जाएगी? ये 20,000 क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन होना है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? सर मान लीजिए कंपनी एक्सेस प्रॉफिट कमाती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो इस केस में सरप्लस पे इक्विटी का भी हक होता है और प्रेफरेंस का भी हक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉज डला कि अगर कभी 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा का प्रॉफिट आ जाएगा, या 20% ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी से ज्यादा रिटर्न जनरेट हो जाएगा, तो जो एक्सेस रिटर्न है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा अमंग प्रेफरेंस एंड इक्विटी।
वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा अमंग प्रेफरेंस एंड इक्विटी। तो मतलब आपका जो प्रॉफिट है उसका एक एक्सटेंट तक इक्विटी को मिलेगा, और उस एक्सटेंट के ऊपर जो भी हमने प्रॉफिट्स कमाया होगा उसमें प्रेफरेंस भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। उस सरप्लस पे प्रेफरेंस का भी क्या होगा, हक होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, तो अगर आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी कभी 20% को एक्सीड कर जाएगी तो 20% तो इक्विटी को दे देंगे, और जितना एक्सेस है उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिल बांट कर खाएंगे। कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस विच रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचेगा उसके अंदर ये क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस आफ्टर द पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इसमें इनके पास सरप्लस के अंदर कोई भी राइट नहीं होता। कन्वर्टिबल क्या होते हैं, जिसमें इनके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी, यहां तक क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। एडवांटेजेस क्या है, प्रेफरेंस के इशू करने के एडवांटेजेस क्या है? नो डाइल्यूशन इन ईपीएस। तो सर ईपीएस में कोई डाइल्यूशन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि सर आपका ईपीएस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं। तो अगर हमने प्रेफरेंस से पैसा उठाया है तो हमने इक्विटी शेयर इशू ही नहीं करे, मतलब डिनोमिनेटर में कोई चेंज आया ही नहीं। और अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंज ही नहीं आया तो आपका ईपीएस कभी भी डाइल्यूट नहीं होगा। आपका ईपीएस या फिर कंट्रोल तब डाइल्यूट होता है जब आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, आपका ईपीएस और कंट्रोल तब डाइल्यूट होता है जब आपके इक्विटी शेयर इशू होते हैं। अगर आपने इक्विटी शेयर इशू नहीं करे हैं तो उस केस में ना तो ईपीएस डाइल्यूट होगा ना तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट होगा, क्योंकि आप प्रेफरेंस पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देते हो। तो यहां पे आपको लिवरेज का फायदा मिलता है। तो यानी कि जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो दोनों चीजों से मिलता है, आप लोग को पता है। फाइनेंशियल लिवरेज इंटरेस्ट ऑन डेप्ट की वजह से भी मिलता है, और ये प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से भी मिलता है, क्योंकि आप प्रेफरेंस डिविडेंड को फिक्स्ड डिविडेंड देते हो। तो मान लो अगर आपने डिविडेंड प्रेफरेंस से 10 लाख रुपए का फंड उठाया है, प्रेफरेंस से आपने 10 लाख रुपए का फंड उठाया है और इस पे आप 11% का डिविडेंड दे रहे हो, लेकिन इस पैसे पे अगर आप 19% का रिटर्न जनरेट कर रहे हो, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 19% है, तो आप 8% एक्स्ट्रा कमा रहे हो। ये 8% एक्स्ट्रा किसको मिलने वाला है? ये 8% एक्स्ट्रा इक्विटी को मिलने वाला है, यानी कि आपको फाइनेंशियल लिवरेज मिला। आपने फिक्स्ड डिविडेंड दे के 19% का रिटर्न कमाया, और जितना भी एक्सेस था वो सारा का सारा किसके पास पहुंच गया? वो सारा का सारा इक्विटी के पास पहुंच गया। अगला पॉइंट निकल कर आता है आपके पास, अगला पॉइंट निकल कर आता है, नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड डज नॉट फोर्स अ कंपनी इनटू लिक्विडिटी। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं, और कंपनी के मालिकों को अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो लिक्विडेशन तो नहीं होगा। आउटसाइडर्स को जब आप रिटर्न नहीं दोगे तो वो कोर्ट में जाएंगे और लिक्विडेशन की बात करेंगे, लेकिन कंपनी के मालिक डाइल्यूशन, लिक्विडेशन नहीं करते। अगला, देयर इज नो रिस्क ऑफ टेक ओवर। आप इक्विटी इशू करते हो तो कंट्रोल खत्म होता है, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस इशू करते हो तो कंट्रोल खत्म ही नहीं होता। भाई अभी देखा ना पीछे अडानी ने क्या किया, एनडीटीवी में 25-30% का स्टेक ले लिया। तो अब जब उनको वो 25-30% का स्टेक मिला तो जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उनको अब क्या है, रिस्क ऑफ टेक ओवर। अगर अडानी के पास अगले 22% और आ गए तो एनडीटीवी किसके पास चला जाएगा? अडानी के पास चला जाएगा। तो वहां पे रिस्क ऑफ टेक ओवर है। लेकिन 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 अगर आप प्रेफरेंस इशू करते हो तो कोई भी रिस्क ऑफ टेक ओवर नहीं है, क्योंकि वहां पर उनके पास कंट्रोल नहीं आता। अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड आर फिक्स्ड एंड प्री डिसाइडेड। यहां पर हमें फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना होता है, और ये जो रेट है वो पहले से डिसाइड करा जा चुका होता है, जिसमें बाद में कोई भी चेंज नहीं आता। इसके बाद इनका रिडम्पशन हो जाता है स्पेसिफाइड पीरियड में। दिस इज ऑल्सो अ एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है उस पे आपको कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, उसमें आपको कोई भी टैक्स शील्ड नहीं मिलती, जिसकी वजह से प्रेफरेंस जो है वो कॉस्टलियर बन जाता है कंपनी को एज कंपेयर टू डेप्ट। तो डेप्ट और प्रेफरेंस में
जो फर्क है वो इसीलिए है क्योंकि डेप्ट के अंदर आप टैक्स एडवांटेज ले सकते हो और प्रेफरेंस के अंदर आपको कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव इन नेचर होते हैं, मतलब अगर आपके पास इस साल सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो इस साल का डिविडेंड अगले साल के डिविडेंड के साथ क्या हो जाएगा, अगले साल के डिविडेंड के साथ क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा। राजन पूछ रहा है सर एडवांटेज डिसएडवांटेज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं आप, ये बताओ आप फाइनेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो राजन, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके पॉइंट ऑफ, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एडवांटेज एडवांटेज भी पढ़ेंगे, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। ठीक है सर, अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, बता दिया कि अगर इस साल प्रॉफिट्स कम है तो वो अगले साल के डिविडेंड में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड इफ दीज डिविडेंड्स आर नॉट पेड, एंड इफ दीज डिविडेंड आर नॉट पेड, एंड इफ दीज डिविडेंड्स आर नॉट पेड नो डिविडेंड कैन बी पेड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। भाई सिंपल सी चीज है ना, प्रॉफिट पे पहली प्रेफरेंस किसकी है, प्रॉफिट पे पहली प्रेफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड की है, और जो लेफ्ट ओवर है, जो लेफ्ट ओवर है वो किसके पास जाएगा, इक्विटी के पास जाएगा। तो अगर तुम प्रेफरेंस को ही डिविडेंड नहीं दे पा रहे, अगर तुम प्रेफरेंस को ही डिविडेंड नहीं दे पा रहे, इसका मतलब तुम्हारे पास प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी क्या हो चुके हैं, इसका मतलब प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। अब इक्विटी के लिए प्रॉफिट जीरो हो चुके हैं तो इक्विटी को आप कोई भी डिविडेंड, इक्विटी को आप कोई भी डिविडेंड नहीं पे कर पाओगे। और अगर आप इक्विटी को डिविडेंड पे नहीं करते हो तो आपकी मार्केट रेपुटेशन क्या होती है, हैम्पर होती है। और आपकी मार्केट रेपुटेशन अगर हैम्पर होगी तो कहीं ना कहीं आपके शेयर प्राइसेस क्या करेंगे, फॉल करेंगे। द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वुड सीरियसली इंपेयर द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ द एवरीवन। इक्विटी और प्रेफरेंस ये दोनों हम लोगों ने कर लिए, आगे बढ़े। इक्विटी और प्रेफरेंस हम लोग ने कर लिए, अब आगे बढ़े। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस खुद से कर लोगे, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस खुद से कर लोगे। अगला निकल कर आता है सर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या बोलते हैं सर, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट्स को बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्लफिंग बैक। लॉन्ग टर्म फंड्स में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय एक्यूमुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड बाय प्लफिंग देम बैक इनटू द बिजनेस। Such funds belong to the ordinary shareholder and increase the net worth of the company। तो जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ती है। और रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं वो आपको अच्छे से पता है कि वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होती है, मतलब कि वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर होती है उनका होती है। A public limited company must plough back a reasonable amount of profit every year, keeping in view the legal requirements in this regard and also for its own expansion plan। तो हर एक पब्लिक कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की लेके, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की लेके, वो मेट करने के बाद रिटेन्ड अर्निंग्स को बिजनेस के अंदर प्लव बैक करना चाहिए और अपनी एक्सपेंशन नीड को ध्यान में रखते हुए उस पैसे को एक्सपेंशन में इस्तेमाल करना चाहिए। सच फंड ऑल्सो एंटेल ऑलमोस्ट नो रिस्क, क्योंकि यहां पर भी आपको कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं देना, आपको इसका रीपेमेंट नहीं करना, तो यहां पर ऑलमोस्ट कोई भी रिस्क नहीं है। तो जब रिटेन्ड अर्निंग आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर, रिटेन्ड अर्निंग को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस लेके चलते हो, तो दो सबसे बड़े मेजर एडवांटेज कि आपको इस रिटेन्ड अर्निंग के पैसे पे कोई भी फिक्स्ड रिटर्न नहीं देना, क्योंकि ये इक्विटी का पैसा है, इक्विटी को कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। सेकेंडली, आपको इसे रीपे करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि आपके इक्विटी के पैसे को भी रीपे नहीं किया जाता। फर्दर, कंट्रोल ऑफ प्रेजेंट ओनर इज ऑल्सो नॉट डाइल्यूटेड बाय द रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जब रिटेन्ड अर्निंग्स से हम एक्सपेंशन करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें नए इक्विटी की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर्स की जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो डाइल्यूट नहीं होती। राइट देखो, 2-3 बार जब रीड करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट इट।
कोई तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम एज इट इज लैंग्वेज को प्रेजेंट करो। इसीलिए बोल रहा हूं रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू वांट तो ये जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है, मतलब ये जो पीडीएफ है, ये मैं आपको दे दूंगा ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को क्या करना है, रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो जस्ट रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, 2 से 3 बार रीड करना। रट्टा मारने के चक्कर में टाइम खराब मत करना। फर्स्ट थिंग, थ्योरी तो वैसे भी हमारे प्रायोरिटी में नहीं है। हमारे पास फाइनेंस के अंदर थ्योरी तो वैसे भी प्रायोरिटी में नहीं है, इसे हमें बाद के लिए रखना है। ठीक है ना, इसको प्लान बी के तौर पे लेके चलना है कि अगर भाई साहब मान लो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो हम थ्योरी की तरफ जाएंगे। तो ये प्लान बी है। प्लान बी में बहुत ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर तुम 2 घंटे 4 पेज या 6 पेज या 8 पेज रटने में लगा रहे हो, उतनी देर में तुम 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर निपटा सकते हो। राइट, वहां पर आपको मार्क्स ज्यादा फेच होंगे एज कंपेयर टू दिस। तो ये मैं आप लोग को इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि खुद से पढ़ने बैठोगे, एक तो इतना पढ़ नहीं पाओगे, मन नहीं करेगा। थ्योरी जब सुन लेते हैं, पहले से एक बार पता रहता है कि इसमें क्या है, तो उसको दोबारा रीड करने में थोड़ी सी हमको आसानी रहती है। इसीलिए सिर्फ आपको पढ़ाई जा रही है। जस्ट 2 से 3 बार हर एक कॉन्सेप्ट को रीड कर लेना, उसकी हिंदी, उसकी कहानी अपने दिमाग में बैठा लेना। कहानी दिमाग में बैठ जाएगी, इतने पढ़े लिखे हो, काबिल हो कि उसको अंग्रेजी में प्रेजेंट कर लोगे। राइट, ठीक है सर। अब अगली बात करते हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स क्या है सर? सर ये एक तरीके का लोन है जो कंपनी पब्लिक से रेज करती है। डिबेंचर्स एक तरीके का लोन है जो कंपनी पब्लिक से रेज करती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? डिफरेंट डिनोमिनेशंस पे इसको इशू किया जाता है। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की डिनोमिनेशन पे डिबेंचर को इशू किया जाता है। यानी कि एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकती है, और इसका डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एक कंपनी 10 तरीके के डिबेंचर इशू कर सकती है। एक कंपनी 10% पे, 10.5% पे, 11% पे, 12% पे, 12.5% पे, 9% पे, 8% पे अलग अलग डिबेंचर्स क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो होता है वो अलग अलग होता है। नॉर्मली डिबेंचर्स आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड विच लिस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच डिबेंचर्स आर फ्लोटेड। फ्लोटेड का मतलब इशू किए जाते हैं, मार्केट में बेचे जाते हैं। तो डिबेंचर्स का जो इशू होता है वो किसके बेसिस पे होता है? डिबेंचर्स का जो इशू होता है वो किसके बेसिस पे होता है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बेसिस पे होता है। इसमें क्या लिखा रहता है? इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं डिबेंचर्स के। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब इंटरेस्ट क्या होगा, कब मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, एनुअली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, रिडम्पशन कब होगा, क्या राइट्स है डिबेंचर होल्डर के, क्या रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हुए हैं, वगैरह वगैरह। डिबेंचर्स आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग द लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल को रेज करते हो। द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 3 to 10 ईयर्स। इसका मतलब कि आपके डिबेंचर्स मीडियम सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हैं और आपके डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हैं, एंड में ऑल्सो इंक्रीज फॉर द प्रोजेक्ट्स हैविंग द हाई जेस्टेशन पीरियड। तो अगर किसी प्रोजेक्ट का जेस्टेशन पीरियड लेट से 20 साल का है, 15 साल का है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। डिबेंचर्स 2 तरीके के रहते हैं, कुछ सिक्योर्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड को हम लोग नेकेड डिबेंचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेकेड डिबेंचर्स भी बोलते हैं। नेकेड मतलब जो कि अनसिक्योर्ड है। ये जो डिबेंचर्स है, हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करें, हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ना करें। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ जो डिबेंचर होती है, जो केडी होती है, वो लो होती है। क्यों लो होती है आपको पता है इसका रीजन? क्योंकि जो हम इंटरेस्ट देते हैं उस पे हम क्या कर सकते हैं, उस पे हम टैक्स सेविंग ले सकते हैं, इसे हम क्लेम कर सकते हैं एज अ एक्सपेंस। ये एक प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, ये हमारा प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, कॉन्सिक्वेंटली हमारा टैक्स जो है कम जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट का इफेक्टिव कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो डिबेंचर्स जो है वो मोर अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट्स हैं देन द प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के मुकाबले आपके जो डिबेंचर्स हैं वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल वेदर और नॉट द कंपनी मेक्स प्रॉफिट। तो कंपनी प्रॉफिट बनाए चाहे ना बनाए, सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो दिया ही जाएगा। प्रेफरेंस अगर क्यूमुलेटिव होंगे तब तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा, तब तो उनका डिविडेंड प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो अगले साल के डिविडेंड में क्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस हुए और प्रॉफिट नहीं रहा तो आपका जो शॉर्टफॉल है वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी।
डिबेंचर्स कितने तरीके के होते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर, सॉरी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब जिनका जन्म डिबेंचर के रूप में हुआ है और जिनका मरण भी डिबेंचर के रूप में ही होगा। तो जो जैसा आया था वैसा जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? सर इनका जन्म जो होता है वो ऐसा डिबेंचर होता है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये इक्विटी का रूप धारण कर लेते हैं, राइट। तो सर जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? सर पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, पार्ट ऑफ द डिबेंचर आपका कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में और पार्ट ऑफ द डिबेंचर रिडीम कर दिया जाता है, पे ऑफ कर दिया जाता है। So fully convertible debentures, such debentures are converted into equity share as per the terms of the issue in relation to the price and the time of conversion. Interest rate on such debentures are generally less than the non-convertible debentures. तो अब वो क्या बोल रहा है? फुल्ली कन्वर्टिबल के पास एक राइट है इक्विटी में कन्वर्ट होने का, इसीलिए उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से क्या होता है? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से क्या होता है? कम होता है। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? सर इनके पास फीचर होता है दोनों कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के। इन्वेस्टर के पास एडवांटेज है सर दोनों डिबेंचर्स का, मतलब कि कन्वर्टिबल का भी एडवांटेज है और नॉन कन्वर्टिबल का भी एडवांटेज है। कितने तरीके के डिबेंचर्स आपके पास होते हैं? कितने तरीके के डिबेंचर्स आपके पास होते हैं? तो सर सबसे पहला आता है बियरर। बियरर कौन सा होता है? सर जिसे आप ट्रांसफर कर सकते हो लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जैसे आप एक चेक है उसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास दे सकते हो, अल्टीमेटली लास्ट में जिसके पास बियरर चेक होगा उसको पेमेंट मिलता है। वैसे ही बियरर डिवेंचर होते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं रहता, लास्ट रिडम्पशन डेट पे जिसके पास भी ये डिवेंचर होगा कंपनी उसको पैसा पे ऑफ कर देगी। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं। रजिस्टर्ड कौन से होते हैं? इंटरेस्ट उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका नाम कंपनी के डिबेंचर रजिस्टर में मौजूद होता है। मॉर्टगेज डिबेंचर होते हैं। कौन से होते हैं? सर जो सिक्योर्ड होते हैं बाय द चार्ज ऑन असेट। तो जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उनको बोलते हैं मॉर्टगेज डिबेंचर। जो अनसिक्योर्ड होते हैं उनको बोलते हैं नेकेड और सिंपल डिबेंचर्स। सर जिनका रिडम्पशन एक सर्टेन टाइम पीरियड में होना होता है उनको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। जिनका रिडम्पशन नहीं होना होता है उनको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है सर, पता है आप लोगों को। क्या एडवांटेजेस हैं ऑफ रेजिंग द फाइनेंस बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर? तो सबसे पहले कि सर जो केडी है वो लोअर है। केडी लोअर क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे हमें फिक्स इंटरेस्ट देना होता है, तो सर यहाँ पर जनरली जो रिस्क होता है डिवेंचर होल्डर का वो कम होता है, इसलिए जो इंटरेस्ट रेट भी फिक्स किया जाता है वो कम फिक्स किया जाता है। सेकेंडली आपका जो इंटरेस्ट है वो एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, जिसके वजह से ओवरऑल इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डिबेंचर को इशू करने से आपके कंट्रोल का कोई भी डायल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी के मालिक नहीं होते, वो कंपनी में एक बोरोवर का रूप होते हैं। इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस डिबेंचर इशू इज एडवांटेजियस। Fixed monetary outgo decreases in the real terms as the price level increases. In other words, company has to pay the fixed rate of interest. देखिए समझिएगा बात को। मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2020 को 6% डिबेंचर्स इशू करे थे। 6% डिबेंचर इशू करे थे 10 लाख रुपए के, और इनका रिडम्पशन होना है, इनका रिडम्पशन होना है आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स इनका रिडम्पशन होगा 10 साल के बाद। यानी कि 10 साल तक हम एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट देंगे? हम एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट देंगे? हम एवरी ईयर 6% का इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप खुद से सोचो, जो महंगाई दर 2020 में थी, क्या 2022 में भी वही महंगाई दर है? क्या 2024 में भी वही महंगाई दर है? 2026 में भी क्या वही महंगाई दर है? सर इन्फ्लेशन तो आएगा ना, इन्फ्लेशन तो आएगा ना सर। जब इन्फ्लेशन आएगा तो हर एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन कंपनी से क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो लेट सपोज करो 2023 के अंदर, 2023 के अंदर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 8%। मतलब 2023 में अगर आप बोरोइंग करने जाओगे तो आपको कितने इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा? 8% पे मिलेगा। लेकिन क्योंकि
आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले 6% के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, तो आप तो ब्याज 6% ही दोगे। तो इन रियल टर्म्स आपको 8 देना चाहिए। इन रियल टर्म्स आपको 8 देना चाहिए, और आप कितना दे रहे हो? 6% दे रहे हो। तो आपको 2% की सेविंग्स हो रही है कि नहीं हो रही है? आप 2% की सेविंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो डिबेंचर जो है, जब महंगाई है, देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स, तो वहां पर डिबेंचर इशू करना क्या हो जाता है? एडवांटेजेस हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स हो चुका है, उसमें कोई भी रिवीजन नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्या आ रहा है? डिसएडवांटेजेस क्या है सर? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके पास ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट है। सर आपके पास प्रॉफिट हो ना हो, आपको ये पे करना पड़ेगा। सेकेंडली, इनकी रिडम्पशन की डेट फिक्स है, तो जब रिडम्पशन होना है तो कंपनी को सफिशिएंट फंड्स अपने पास अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, सो दैट कि वो डिबेंचर्स का क्या कर सके? रिडम्पशन कर सके। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है, द प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स एसोसिएटेड विद अ डिबेंचर इशू मे बी रिस्ट्रिक्टिव। प्रोटेक्टिव कोवेनेंट क्या है सर? कंडीशंस। प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स क्या है? कंडीशन। डिबेंचर्स जब आप इशू करने जाओ, तो ऐसा हो सकता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगवाए। हमने पढ़ा था ना कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है, हमने पढ़ा था ना कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है। तो सर यहां पर हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं कि सर हम जो नए डिबेंचर्स है वो मार्केट में इशू, हम नए डिबेंचर्स मार्केट में इशू नहीं करेंगे। हमने मान लो 10% पे या 8% पे हमने डिबेंचर्स इशू किया, और उनको हमने सिक्योरिटी दे दी अगेंस्ट प्लांट। हमने प्लांट को मॉर्टगेज कर दिया उन डिबेंचर्स के अगेंस्ट। तो ऐसा हो सकता है कि सर ये कंडीशन लग जाए कि आप प्लांट के ऊपर कोई सेकंड चार्ज क्रिएट नहीं करोगे। आई थिंक आपने ये पढ़ा होगा कंपनी लॉ के अंदर, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो फर्स्ट चार्ज क्या होता है? पहला हक। सेकेंड चार्ज क्या होता है? दूसरा हक। तो ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि आप प्लांट के ऊपर सेकेंड चार्ज क्रिएट, आप प्लांट के ऊपर सेकेंड चार्ज क्रिएट करोगे ही नहीं। अगर आपने प्लांट हमको मॉर्टगेज कर दिया है, तो आप सेकेंड चार्ज क्रिएट करोगे नहीं। ऐसा हो सकता है कि सर आपके जो डिबेंचर्स हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि डेप्ट इक्विटी मिक्स 1.5:1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ आपकी कंडीशंस लग सकती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर में हो सकती हैं। डिबेंचर फाइनेंसिंग एनहेंस करती है फाइनेंशियल रिस्क, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप जो भी प्रॉफिट्स कमाओगे, उस प्रॉफिट्स पे सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपने सफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, तो आप अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन को मेट नहीं कर पाओगे, जो कि आपके लिए एक नुकसानदायक सिचुएशन निकल कर आ सकती है। Since debentures need to be paid at the time of maturity, large amount of cash flow is needed at that time. Already मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, कोई भी कंपनी मुंह उठाकर कभी भी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। डिबेंचर एक तरीके का लोन है। तो जैसे मान लो आप अगर आज की डेट में लोन लेने जाते हो किसी बैंक के पास, तो बैंक क्या चेक करती है? लोन देने से पहले बैंक क्या चेक करती है? बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है। बैंक आपका सिबिल चेक करती है कि भाई साहब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। उस सिबिल स्कोर में क्या दिखाई देता है कि आपके एग्जिस्टिंग में कितने लोन्स चल रहे हैं, आपने एग्जिस्टिंग में कितने क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा रखा है, कहां पर आपने पेमेंट टाइम से करी, कहां पर आपने पेमेंट टाइम से नहीं करी, कोई इंस्टॉलमेंट आपने लैप्स तो नहीं करी, कोई लोन में आपने डिफॉल्ट तो नहीं करा। ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं, और उसके बाद आपको लोन दिया जाता है। राम जाने कि ये चीजें विजय माल्या के केस में क्यों चेक नहीं हुई, नीरव मोदी के केस में क्यों चेक नहीं हुई। अपन 10 लाख का लोन लेने के लिए जाते हैं, तो हमारे ऊपर इतने डॉक्यूमेंट्स ये वो फलाना ढिमका लगा देते हैं। वो लोग 10 लाख करोड़ का लोन लेने जाते हैं और उनको हंसते हंसते मिल जाता है। इसे बोलते हैं जुगाड़। जो जितने बड़े लेवल पे होता है, उसका लेवल ऑफ जुगाड़ उतना बड़ा होता है। चलिए खैर, कहने की बात, मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि सर अगर कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है, तो लेंडर सबसे पहले उसका क्या चेक करता है? क्रेडिट स्कोर चेक करता है, उसकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करता है, उसका सिविल स्कोर चेक करता है। वैसे ही कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है, तो सेबी कहती है सर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा।
और क्रेडिट रेटिंग आपको किससे लेना पड़ेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे क्राइसिल, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है? ये कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करेगी, ये कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करेगी और उसके बाद क्रेडिट रेटिंग देगी कि आप ट्रिपल ए कैटेगरी में हो, कि आप डबल ए कैटेगरी में हो, कि आप ए कैटेगरी में हो, कि आप बी कैटेगरी में हो, कि आप सी कैटेगरी में हो। ये क्रेडिट रेटिंग आपको मिलेगी। ट्रैक रिकॉर्ड कैसे चेक किया जाएगा? कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, आप अपने कर्जों को कैसे सर्व करते हो, आपके करंट रेशियोज वगैरह कैसे हैं, आपके क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, ठीक है, आपका रिस्क ऑफ लेंडिंग क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्राइसिल क्या करता है? रेटिंग देती है। और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? उसके बाद ही आप डिबेंचर्स को पब्लिक के पास लेके जा सकते हो या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो उनका म्यूचुअल। एवरीवन गॉट दिस? एवरीवन गॉट दिस? ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स एक बारी आप लोग अपने पास से रीड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, बॉन्ड। अगले टॉपिक की बात करते हैं बॉन्ड। बॉन्ड आपका क्या है सर? बॉन्ड एक आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी किसके लिए? जो बॉन्ड खरीदेगा, जो बॉन्ड खरीदेगा उसको फिक्स्ड इनकम मिलेगी और कंपनी बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस कर सकती है, या तो पब्लिक इशू करके या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करके। बॉन्ड्स दो तरीके के रहते हैं, एक होते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स और एक होते हैं पुटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं सर? कॉलेबल बॉन्ड्स में कंपनी के पास राइट होता है कि वो रिडम्पशन डेट से पहले बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं? रिडीम कर सकते हैं। कॉलेबल बॉन्ड्स के अंदर कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी रिडम्पशन डेट से पहले इन बॉन्ड्स को क्या कर सकती है? रिडीम कर सकती है। पुटेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? पुटेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर के पास राइट होता है कि अगर उसे पैसे की जरूरत है तो वो कंपनी को अपना बॉन्ड वापस करके उससे कैश ले सकती है, अपना पैसा वापस ले सकती है, साथ के साथ जितना भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो इंटरेस्ट भी उससे रिकवर कर सकती है। तो कॉलेबल बॉन्ड में कंपनी के पास राइट है कि कंपनी रिडम्पशन से पहले अपने बॉन्ड्स वापस मंगवा सकती है अपने बॉन्ड होल्डर से। पुटेबल बॉन्ड्स में बॉन्ड होल्डर के पास राइट है कि जब भी उसे पैसे की जरूरत है, अभी रिडम्पशन डेट नहीं आई, अगर उसे पैसे की जरूरत है तो वो ये बॉन्ड कंपनी के पास लेके जाएगी और कहेगी अपना बॉन्ड वापस ले लो और मुझे मेरे पैसे प्लस एक्रूड इंटरेस्ट दे दो। कॉलेबल बॉन्ड्स, अ कॉलेबल बॉन्ड हैज अ कॉल ऑप्शन। Callable bond has a call option which gives the issuer company the right to redeem the bond before the maturity at a predetermined price known as the call price। तो सर ये कॉलेबल बॉन्ड जब इशू करे जाते हैं तो बता दिया जाता है कि कंपनी के पास राइट है कि वो इन डिबेंचर्स को मैच्योरिटी से पहले रिडीम कर सकती है प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे। वो प्राइस पहले से डिसाइड हो जाएगा। तो जब कॉलेबल बॉन्ड इशू करे जाएंगे तभी बता दिया जाएगा कि कंपनी के पास राइट है कि वो आपके रिडम्पशन से पहले बॉन्ड को क्या कर सकती है? रिडीम कर सकती है एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस। और जनरली वो प्री डिटरमिन्ड प्राइस किस पे होता है? जनरली वो प्री डिटरमिन्ड प्राइस प्रीमियम पे होता है। पुटेबल बॉन्ड क्या होता है सर? पुटेबल बॉन्ड गिव्स द इन्वेस्टर अ पुट ऑप्शन दैट इज राइट टू सेल द बॉन्ड बैक टू द कंपनी बिफोर द मैच्योरिटी। तो पुटेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर के पास पुट ऑप्शन है, मतलब कि राइट है कि वो कंपनी को बॉन्ड वापस बेच सकता है मैच्योरिटी से पहले। कॉलेबल बॉन्ड में इश्यूअर यानी कि कंपनी के पास राइट है, कंपनी के पास कॉल ऑप्शन है कि वो बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं बिफोर द मैच्योरिटी। बेटा कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड क्लियर हुआ? कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड कोई एक ही होता है सर। मतलब या तो कॉलेबल बॉन्ड इशू होगा या तो पुटेबल बॉन्ड इशू होगा। एक ही बॉन्ड में दो फीचर नहीं हो सकते, एक ही बॉन्ड में दो फीचर नहीं हो सकते। या तो बॉन्ड में कॉलेबल बॉन्ड होगा मतलब कॉल ऑप्शन होगा, या तो पुटेबल बॉन्ड होगा यानी कि पुट ऑप्शन होगा। एक ही बॉन्ड के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन नहीं हो सकता। जब जब आप कॉलेबल बॉन्ड इशू करते हो तो यहां पर कंपनी हैज अ राइट टू कॉल द बॉन्ड, मतलब वो पहले रिडीम कर सकती है। और जो इन्वेस्टर है दैट इज अंडर ऑब्लिगेशन कि अगर कंपनी ने बॉन्ड को रिडीम करने के लिए बोला है तो हमें हमारा बॉन्ड रिडीम करवाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर इज अंडर ऑब्लिगेशन एंड कंपनी इज हैविंग अ राइट अंडर अ कॉलेबल बॉन्ड
वेयर एज इफ द बॉन्ड इज पुटेबल, तो वहां पर आपका जो इन्वेस्टर है उसके पास राइट है कि जब भी उसे पैसे की जरूरत होगी वो इस बॉन्ड को क्या कर सकता है, कंपनी को बेच सकता है। ठीक है सर, उसके पास पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन मतलब बेचने का अधिकार, और कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार। कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन होता है खरीदने का अधिकार, खरीदने का अधिकार। ठीक है। और पुट ऑप्शन क्या होता है बेटा? पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन होता है बेचने का अधिकार। याद रहेगी ये बात? तो कॉल ऑप्शन में कंपनी के पास राइट है कि बिफोर रिडम्पशन वो उसे रिडीम कर सकती है। पुट ऑप्शन में आपके इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो रिडम्पशन की डेट से पहले जाके इन डिबेंचर्स को, सॉरी इन बॉन्ड्स को कंपनी को बेच सकता है। हाँ जी सर, यहां तक सबको बातें क्लियर? वेरियस बॉन्ड्स विद देयर सेलिएंट फीचर्स आर एस फॉलो। अलग अलग तरीकों की बॉन्डों की बातें होंगी। यहाँ पर दो बॉन्ड्स निकल कर आएंगे। सबसे पहले फॉरेन बॉन्ड्स निकल कर आएंगे, फिर आपके पास इंडियन बॉन्ड्स निकल कर आएंगे। पहले आपके पास कुछ फॉरेन बॉन्ड्स निकल कर आएंगे, फिर आपके पास कुछ इंडियन बॉन्ड्स निकल कर आएंगे। तो 10 फॉरेन बॉन्ड्स हम लोग को पढ़ने हैं। ध्यान से शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब कि इसे किस में कन्वर्ट करा जा सकता है? इसे किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? इसे इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। आपको पता है इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है, इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग लगभग 6 से 9% तक जाता है। इंडिया में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपका 6 से 9% तक जाता है। और यूएसए वगैरह में आपका जो इंटरेस्ट रेट है राजा बेटा, वो 1% से 3% के बीच में होता है। मतलब अगर हम इंडिया से पैसा रेस करते हैं तो हमें उस पैसे पे 6% से लेकर 9% तक ब्याज देना पड़ सकता है। लेकिन अगर यही पैसा हम यूएसए से उठाते हैं तो हमें इस पैसे पे 1% से लेकर 3% तक का ब्याज देना पड़ सकता है। यानी कि बोरोइंग आउटसाइड इंडिया सस्ती है, बोरोइंग इंडिया के अंदर महंगी है, लेकिन इंडिया के बाहर अगर आपको बोरोइंग करनी है तो वो बोरोइंग आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पर हो जाती है। तो अब यहां पर देखिए, दिस बॉन्ड्स कम्स एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है, 1 से लेकर 3% तक। जो इशुअर है, जो कंपनी ये बॉन्ड इशू कर रही है, उसको एडवांटेज है कि उसे क्या मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिल जाएगी एट अ लो कॉस्ट। तो अब मान लो मैं 1 लाख डॉलर्स, 1 लाख डॉलर्स इशू करता हूं थ्रू फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, और इंटरेस्ट रेट है 2%। इंडियन रुपी में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो ये होते हैं सर 80 लाख रुपीज। 1 लाख डॉलर्स इंटू 80, मैंने 80 लाख रुपए बॉन्ड्स के थ्रू उठाए और मुझे ब्याज देना पड़ रहा है कुल 2% का। तो इंडियन टर्म्स में देखोगे तो बहुत सस्ते रेट पे आपको ये बॉन्ड मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है, इंस्टीट्यूट ने यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन आप इस पॉइंट को अपने पास ऐड कर लो। अगर आप बुक खोल के बैठे हुए हो तो एक पॉइंट आप यहां पर ऐड कर लो। दीज बॉन्ड्स, these bonds are issued with option, with option to be convertible, with option to get converted, to get converted into equity at the time of, at the time of redemption. तो रिडम्पशन के वक्त हम ऑप्शन देते हैं बॉन्ड होल्डर को, रिडम्पशन के वक्त हम बॉन्ड होल्डर को ऑप्शन देते हैं कि तुम अपने इन बॉन्ड के बदले में हमसे पैसा ना लेकर क्या ले लो, इक्विटी ले लो। द रिस्क इज दैट इन द केस ऑफ द बॉन्ड, द
The risk is that in case the bond has to be redeemed on the date of maturity, the issuer has to make the payment and at the time the issuer may not have the money. अब ये पता नहीं कैसी बात हुई। ये देखो बेसिकली क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि मान लो बॉन्ड होल्डर ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया इक्विटी में कन्वर्ट करने का। बॉन्ड होल्डर ने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया इक्विटी में कन्वर्ट करने का, तो हमें क्या हो सकता है, हमें बॉन्ड होल्डर को पेमेंट करना पड़ सकता है और फिर पेमेंट फॉरेन करेंसी में ही होगी, क्योंकि पैसा आपने कहां से उठाया, फॉरेन करेंसी से उठाया है, तो आपको पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में ही करनी पड़ेगी। और ऐसा हो सकता है कि आपको मैच्योरिटी पे फॉरेन करेंसी अरेंज करते वक्त क्या हो, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सके। ठीक है सर। अगला आता है प्लेन वनीला बॉन्ड। प्लेन वनीला बॉन्ड, आपको लगता है कि सर ये कोई आइसक्रीम का नाम है, लेकिन ये कोई आइसक्रीम का नाम नहीं है, ये एक बॉन्ड है सर, प्लेन वनीला बॉन्ड। ये प्लेन वनीला बॉन्ड क्या होता है, ये एक नॉर्मल तरीके का लोन है जिसके अंदर हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, रीपे करते हैं। तो जैसे आप लोन उठाते हो तो लोन का रीपेमेंट जब आप करते हो तो उसमें आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हो, जिसमें पी और आई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं। सेम वैसे ही प्लेन वनीला बॉन्ड में क्या होता है कि जब हम ये बॉन्ड इशू करते हैं तो हम इंस्टॉलमेंट्स पे इस बॉन्ड को रीपे करते जाते हैं और इंस्टॉलमेंट पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों चीजें हम दे देते हैं। द इशुअर वुड पे द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट। दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड वुड नॉट हैव एनी ऑप्शंस, मतलब इसमें कन्वर्टेबल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। द बॉन्ड कैन बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड बॉन्ड और कैन बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ कूपन बियरिंग बॉन्ड। डिस्काउंटेड बॉन्ड में क्या हो सकता है, डिस्काउंटेड बॉन्ड में क्या हो सकता है राजा बेटा, डिस्काउंटेड बॉन्ड में क्या हो सकता है, डिस्काउंटेड बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि लेट से हमने इसे इशू किया है, इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए की, हमने इसे इशू किया है लेट सपोज 80 रुपीज पे, हमने इसे इशू किया है 80 रुपीज पे और इसका रिडम्शन होगा राजा बेटा 110 रुपए पे, इसका रिडम्शन होगा 110 रुपए पे और इसकी लाइफ जो है राजा बेटा, लेट सपोज कि वो 6 साल की है, इसकी लाइफ जो है राजा बेटा वो सपोज कर लीजिए 6 साल रुपए की है, सॉरी 6 साल की है। तो इस केस में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इस केस में आप 80 रुपए पे इश्यू कर रहे हो, 110 रुपए पे रिडीम कर रहे हो, यानी कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट कितना कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा पेमेंट कितना कर रहे हो 30 रुपीज का, और ये 30 रुपीज का पेमेंट आप 6 साल के लिए कर रहे हो। तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा कितने का आ गया, एक तरीके से आपके पास इंटरेस्ट का खर्चा कितने का आ गया, एक तरीके से आपने हर साल 5 रुपए का खर्चा उठाया। तो बेसिकली आप इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये डिस्काउंटेड बॉन्ड, अपन टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कैपिटल गेन में और पीजीबीपी में, जीरो कूपन बॉन्ड का, याद है? जीरो कूपन बॉन्ड भी तो कुछ ऐसे ही होते हैं। कूपन का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड कैसे इश्यू होते हैं, डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं। तो यहां पर बॉन्ड का नाम क्या रख दिया, डिस्काउंटेड बॉन्ड रख दिया। तो डिस्काउंटेड बॉन्ड कैसे इश्यू होता है, डिस्काउंट पे इश्यू होता है, और जनरली ये मैच्योरिटी पे जब रिडीम होता है तो पार या फिर प्रीमियम पे होता है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके लिए एक तरीके का इंटरेस्ट का खर्चा है। तो आपके ये प्लेन वनीला बॉन्ड कैसे इश्यू हो सकते हैं, आपके ये प्लेन वनीला बॉन्ड कैसे इश्यू हो सकते हैं, ये डिस्काउंटेड फॉर्म में इश्यू हो सकते हैं या फिर ये इश्यू हो सकते हैं कूपन बियरिंग बॉन्ड। कूपन बियरिंग बॉन्ड मतलब जिसमें इंटरेस्ट होता है। अगला निकल कर आता है कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट। कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट, अगेन वर्ड कन्वर्टिबल आ गया, मतलब कि समझ जाना कि किसमें कन्वर्ट हो सकता है। सर ये यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म डेट पे, इक्विटी पे नहीं, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म डेट पे। अ कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट इज इशूड बाय गिविंग इट्स होल्डर एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू अ लॉन्गर टर्म डेब्ट सिक्योरिटी विद अ स्पेसिफाइड कूपन। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका जो फ्लोटिंग रेट नोट होता है वो एक शॉर्ट टर्म
वो एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जनरली वो क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन यहां पर ऑप्शन है कि हम इस शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को मैच्योरिटी पे क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने इसे 6 महीने के लिए इशू किया हो, लेकिन मैच्योरिटी पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसे लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेस्टर अगेंस्ट द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट। The long-term debt security can be sold in the market and the investor can earn the profit. तो सर आपको मैच्योरिटी पे जो लॉन्ग टर्म डेप्ट मिलेगी, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलेगी, आप उसे मार्केट में बेच सकते हो, मतलब कि वो लिस्टेड सिक्योरिटी होगी और वहां से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। सर कोई भी कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होता है फ्लोटिंग रेट नोट के ऊपर। कोई भी आपका कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होता है फ्लोटिंग रेट नोट के ऊपर। फ्लोटिंग रेट नोट का मतलब क्या है, फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है कि आपका रेट फिक्स नहीं होता। सर रेट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से चलता है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। बढ़े आगे। फ्लोटिंग रेट का मतलब, फ्लोटिंग रेट का मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कीप्स ऑन, इंटरेस्ट रेट जो है वो कीप्स ऑन चेंजिंग। वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे होता रहेगा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट, कन्वर्जन किस पे होगा, कन्वर्जन होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट पे। इशू करते वक्त ही बता दिया जाएगा, इशू करते वक्त ही बता दिया जाएगा कि ये कौन सी लॉन्ग टर्म डेप्ट में कन्वर्ट होगा और इसका कूपन रेट कितना होगा। इस लॉन्ग टर्म डेप्ट का कूपन कितना होगा ये पहले से आपको बता दिया जाएगा। अगला निकल कर आता है ड्रॉप लॉक बॉन्ड। ड्रॉप लॉक बॉन्ड, ड्रॉप लॉक बॉन्ड क्या है? इट इज अ फ्लोटिंग रेट नोट with a normal floating rate. The floating rate bond would be automatically converted into fixed rate bond if the interest rate falls below the predetermined level. The new fixed rate stays till the drop lock bond reaches its maturity. बहुत बढ़िया, देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। फ्लोटिंग रेट समझा था ना आपको, फ्लोटिंग रेट समझा था ना आपको। फ्लोटिंग रेट क्या हुआ, फ्लोटिंग रेट मतलब क्या हुआ कि सर ये स्थिर नहीं रहता, ये स्थिर नहीं रहता, ये फ्लोट करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये अगर आपका ऐसे चल रहा है तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग रेट। या मैं इसको और थोड़ा सा, ये हो गया आपका फ्लोटिंग रेट, समझा बात को। तो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। लेकिन आपका जो ड्रॉप लॉक बॉन्ड है, आपका जो ड्रॉप लॉक बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, ड्रॉप लॉक को हाईलाइट कर लो। ड्रॉप लॉक का मतलब क्या है सर? फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट जब एक 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 फिक्स्ड इंटरेस्ट के नीचे जाएगा, या मैं इसको नाम देता हूं ड्रॉप लॉक इंटरेस्ट, ड्रॉप लॉक इंटरेस्ट। आपका आपका फ्लोट कर रहा है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर वो इतना नीचे निकल गया, अगर वो इतना नीचे निकल गया, तो उस केस में आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा, आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वो ड्रॉप लॉक इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? मतलब अगर इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते होते अगर इतना नीचे चला जाए कि वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी नीचे चला जाए, इतना नीचे चला जाए कि वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी नीचे हो जाए, तो जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल आ जाएगा। मतलब आप ये मान सकते हो कि एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट, एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाएगा ड्रॉप लॉक बॉन्ड के अंदर। ड्रॉप लॉक बॉन्ड के अंदर एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाएगा, और अगर कभी आपका रेट
मिनिमम इंटरेस्ट रेट के नीचे चला गया, कभी आपका फ्लोटिंग रेट मिनिमम इंटरेस्ट रेट के नीचे चला गया, तो वहां पर आपका मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। और जब तक आपका ड्रॉप लॉक बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता, आपको हमेशा क्या मिलता रहेगा? मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिलता है। एवरीवन कंफर्म करो, समझा कि नहीं? इट इज अ फ्लोटिंग रेट नोट विद अ नॉर्मल फ्लोटिंग रेट। तो ये एक फ्लोटिंग रेट नोट है जिसमें आपको नॉर्मल फ्लोटिंग रेट मिलेगा। द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वुड बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू फिक्स रेट बॉन्ड। क्या बोला? कि ये कन्वर्ट ही हो जाएगा, ये कन्वर्ट ही हो जाएगा फिक्स रेट बॉन्ड में अगर आपका इंटरेस्ट रेट एक बिलो प्री डिटरमिन्ड लेवल पे चला जाता है। फिर जो नया फिक्स रेट है वो आपके पास रहेगा टिल द ड्रॉप लॉक बॉन्ड रीचेस इट्स मैच्योरिटी। मतलब जैसे ही सीलिंग टच हो गई, सॉरी, जैसे ही फ्लोर टच हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर। जो मिनिमम होता है उसको बोलते हैं फ्लोर, और जो मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं सीलिंग। मिनिमम को क्या बोलते हैं बेटा? मिनिमम को क्या बोलते हैं? मिनिमम को बोलते हैं फ्लोर, मैक्सिमम को बोलते हैं सीलिंग। तो जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट फ्लोर को टच हो गया, जैसे ही इंटरेस्ट रेट फ्लोर को टच हो गया, आपका फ्लोटिंग बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका फ्लोटिंग बॉन्ड फिक्स्ड रेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये फ्लोर वाला रेट है वही एप्लीकेबल होगा जब तक आपका बॉन्ड मैच्योरिटी हिट नहीं कर देता। एवरीवन गॉट दिस? एवरीवन गॉट दिस? अगला निकल कर आता है, अच्छा इसमें एक और है। द डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट एंड द ड्रॉप लॉन्ग बॉन्ड इज दैट द फॉर्मर इज अ लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर एंड द लेटर वन इज अ शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर। अब लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि सर इसमें वो कन्वर्ट होता है एक डेब्ट के अंदर, इसमें कन्वर्ट होता है वो डेब्ट के अंदर, और इसमें वो कन्वर्ट नहीं होता है डेब्ट के अंदर। आप अभी जब थोड़े बड़े होंगे तो आपको समझेगा लॉन्ग पोजीशन क्या होती है और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। लॉन्ग पोजीशन होती है बाय करना, शॉर्ट पोजीशन होती है सेल करना। आपका ड्रॉप लॉक बॉन्ड हमेशा रिडीम होगा, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन आपका जो कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट था, आपका जो कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट था, वो कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म डेब्ट में। यानी कि उसके बदले में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दी जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि हम शॉर्ट टर्म नोट के बदले में लॉन्ग टर्म डेब्ट ले सकते हैं। इसलिए यहां पे लॉन्ग पोजीशन बनती है, और ड्रॉप लॉक के केस में कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनती, वहां पे शॉर्ट पोजीशन निकल कर आती है। तो डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट एंड द ड्रॉप लॉक इज दैट फॉर्मर इज अ लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर। फॉर्मर मतलब कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट आपका लॉन्ग ऑप्शन स्ट्रक्चर है, एंड द लेटर ड्रॉप लॉन्ग बॉन्ड जो है वो एक शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर। इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास निकल कर आता है वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन। वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन क्या है? अ नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट, ये भी फ्लोटिंग रेट नोट है, विद अ नॉमिनल मैच्योरिटी the holder of the floating rate note can sell the obligation back to the trustee at par plus accrued interest. It gives the investor an option to exit, so it is more liquid than the normal floating rate note. मतलब सर ये एक तरीके से ये पुटेबल बॉन्ड की तरह है, एक तरीके से ये पुटेबल बॉन्ड की तरह है, जहां पर आप क्या कर सकते हो? आप बॉन्ड्स के ट्रस्टीज को ये बॉन्ड वापस दे सकते हो एट पार प्लस एक्रूड इंटरेस्ट पे। बात समझा कि नहीं? तो ये एक नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट की तरह है, ये एक नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट की तरह है जहां पे रेट फ्लोट करता रहता है। द डिफरेंस इज कि यहां पर आप क्या कर सकते हो? जब भी आपको एग्जिट करना है, जब भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप इन बॉन्ड्स के ट्रस्टीज के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि साहब अपना ये बॉन्ड ले लो और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। तो आपका बॉन्ड रिडीम कर दिया जाएगा जब आप चाहोगे तब, जब आप चाहोगे तब आपका बॉन्ड रिडीम कर दिया जाएगा, और रिडम्पशन के वक्त आपको पार वैल्यू मिल जाएगी और उस पे एक्रूड इंटरेस्ट मिल जाएगा। एवरीवन, तो यहां पर लिख लेना, इट इज सिमिलर टू पुटेबल बॉन्ड, जहां पे इन्वेस्टर के पास राइट है वो कभी भी अपने बॉन्ड को
वापस लेके जा सकता है कंपनी के पास और कहेगा कि ये बॉन्ड ले लो और मुझे मेरा पैसा वापस दे। एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अगला निकल कर आता है आपके पास यील्ड कर्व नोट। अभी तक क्या चल रहे थे? फ्लोटिंग रेट नोट, कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट। ड्रॉप लॉक बॉन्ड भी क्या था? ड्रॉप लॉक बॉन्ड भी क्या था? ड्रॉप लॉक बॉन्ड भी एक फ्लोटिंग रेट नोट था, ये भी एक फ्लोटिंग रेट नोट था। फिर आपने पढ़ा था वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन, वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन भी एक फ्लोटिंग रेट नोट ही है, ये भी एक फ्लोटिंग रेट नोट ही है। तो 3 फ्लोटिंग रेट नोट पढ़ लिया आपने, एक कन्वर्टिबल, एक ड्रॉप लॉक और एक वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट का मतलब, वेरिएबल रेट का मतलब रेट वेरी करता रहेगा, वेरिएबल रेट का मतलब रेट वेरी करता रहेगा, मतलब रेट फ्लोट करता रहेगा। तो फ्लोटिंग रेट डिमांड ऑब्लिगेशन, डिमांड ऑब्लिगेशन मतलब जब हम पैसा मांगेंगे तब वापस करना पड़ेगा। डिमांड ऑब्लिगेशन मतलब कि जब हम डिमांड करेंगे तब कंपनी को हमें हमारा पैसा वापस करना पड़ेगा, हम जब डिमांड करेंगे तब कंपनी को हमारा पैसा वापस करना पड़ेगा, मतलब कि पुट ऑप्शन के साथ हमको ये मिलता है, राइट। अब आता है यील्ड कर्व नोट। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेप्ट सिक्योरिटी। Yield increases when the prevailing interest rate declines. Yield decreases when the prevailing interest rate increases. This is used to hedge the interest rate. This work like inverse floater. क्या बोल रहा है? कह रहा है यील्ड कर्व नोट ऐसा है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो आपकी यील्ड बढ़ेगी। मतलब अगर आपके पास यील्ड कर्व नोट है तो आपकी यील्ड बढ़ेगी, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी यील्ड कम हो जाएगी, मतलब आपको नुकसान होगा। सर ये आप उल्टा नहीं बोल रहे? मार्केट में इंटरेस्ट गिरेगा हमें फायदा होगा, मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ेगा हमें नुकसान होगा, उल्टा तो नहीं है। इंटरेस्ट गिरने पे हमें नुकसान होना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ने पे हमें फायदा होना चाहिए, लेकिन आप उल्टा बोल रहे हो। तो बेटा उल्टा ही है। देखो, दिस वर्क्स लाइक इनवर्स फ्लोटर, ये इनवर्स में काम कर रहा है, ये इनवर्स में काम कर रहा है, ये स्ट्रेट नहीं चल रहा, ये इनवर्स में काम चल रहा है। मतलब क्या है समझो, मतलब क्या है समझो। तुम्हारे पास एक बॉन्ड है, तुम्हारे पास एक बॉन्ड है और उस बॉन्ड पे 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तुम्हारे पास एक बॉन्ड है, 6% का इंटरेस्ट मिलता है, समझना मेरी बात को। इसका मार्केट प्राइस 100 रुपए का है। अगर 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 मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% मिलना शुरू हो जाए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर 7% मिलना शुरू हो जाए, तो सोच के बताओ तुम्हारे बॉन्ड के खरीदार बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? तुम्हारा बॉन्ड 6% वाला है, तुम इन्वेस्टर हो, तुमने 6% का बॉन्ड खरीदा हुआ है, इसका मार्केट प्राइस अभी 100 रुपए का है, लेकिन मार्केट में अब इंटरेस्ट रेट 7% का आ गया। मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% है, मतलब इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग 7% इंटरेस्ट रेट। तो तुम्हारे बॉन्ड को खरीदने वाले लोग मार्केट में बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? सर तुम्हारा बॉन्ड खरीदने वाले लोग मार्केट में कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो तुम्हारा बॉन्ड खरीदेंगे तो उनको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी चल रही है? 7%। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट तुम्हारे बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले बढ़ जाएगा तो तुम्हारे बॉन्ड की यील्ड क्या हो जाएगी? तुम्हारे बॉन्ड की यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। अब वहीं पे अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट 4% हो जाए, मार्केट का इंटरेस्ट रेट 4% हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे 6% का ब्याज आता है। मार्केट का रेट 4% हो गया, लेकिन तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे 6% का ब्याज आता है, तो तुम्हारा बॉन्ड खरीदने वाले लोगों की लाइनें लग जाएंगी, तुम्हारा बॉन्ड खरीदने वाले लोगों की लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि उनको उनके पैसे पे 6% का रिटर्न मिलेगा, तो तुम्हारा प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि तुम्हारी यील्ड क्या हो जाएगी? तुम्हारी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि यील्ड कर्व नोट क्या होता है? ये एक डेप्ट सिक्योरिटी है,
ये एक डेप्ट सिक्योरिटी है, तो सर बॉन्ड है तो मतलब कि डेप्ट ही होगा, बॉन्ड है मतलब कि डेप्ट ही होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड डेप्ट सिक्योरिटी है। यील्ड बढ़ेगी जब इंटरेस्ट घटेगा, यील्ड घटेगी जब इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसको इस्तेमाल किया जाता है अपने इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए। हेज करना मतलब क्या होता है? सेफगार्ड करना। हेज करना मतलब क्या होता है बेटा? हेज का मतलब होता है सेफगार्ड करना। ठीक है, सेफगार्ड करना। आगे क्या कहता है? अगला बॉन्ड निकल कर आता है यंकी बॉन्ड। यंकी, यंकी बॉन्ड। यंकी बॉन्ड क्या होता है सर? यंकी बॉन्ड क्या होता है? दीज बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। ये डॉलर्स में डिनोमिनेट होते हैं। मतलब बॉन्ड की जो कीमत होगी वो डॉलर्स में होगी, उसकी फेस वैल्यू डॉलर्स में होगी, उसकी इश्यू वैल्यू डॉलर्स में होगी, उसकी रिडीमेबल वैल्यू डॉलर्स में होगी। दिस बॉन्ड इज इशूड बाय अ नॉन यूएस बैंक और अ नॉन यूएस कॉरपोरेशन। लो जी, बॉन्ड की डिनोमिनेशन डॉलर है, लेकिन इस बॉन्ड को यूएस की कंपनी इशू नहीं करेगी, यूएस का बैंक इशू नहीं करेगा। अदर देन यूएस बैंक, अदर देन यूएस कंपनी इस बॉन्ड को इशू करेगी। कहां पर? इसको इशू किया जाएगा यूएसए में। मतलब अगर रिलायंस को पैसा उठाना है यूएसए से, अगर रिलायंस को पैसा उठाना है यूएसए से, तो रिलायंस के पास एक मीन्स है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही तरीका है। रिलायंस के पास एक ऑप्शन है कि वो यूएसए से पैसा उठाए इन यंकी बॉन्ड्स के थ्रू, या फिर वो फॉरेन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी इशू कर सकता है। ठीक है, तो सर यंकी बॉन्ड्स के थ्रू वो पैसा उठा सकता है। बॉन्ड्स आर टू बी रजिस्टर्ड इन एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे ही यूएसए में एसईसी है। बॉन्ड्स आर इशूड इन ट्रांचेस, जगह है। टाइम टेकन कैन बी अप टू 14 वीक्स, 14 हफ्ते लगते हैं इसको इशू करने में। और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डॉलर लाइबोर में होता है। लाइबोर क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लंदन का एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंडिंग करता है, वही इंटरेस्ट रेट इस यंकी बॉन्ड का भी होगा। लंदन का एक बैंक दूसरे बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंडिंग करता है, वही इंटरेस्ट रेट इस बॉन्ड का भी होगा। इसको बोलते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लाइबोर। शुरू से शुरू करो। यंकी बॉन्ड यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड होगा। यंकी बॉन्ड यूएस के बाहर के लोग इशू करेंगे, लेकिन कहां पर इशू करेंगे? यूएसए में इशू करेंगे। क्योंकि ये बॉन्ड यूएसए में इशू हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। इशू करने में कितने हफ्ते लग जाते हैं? 14 हफ्ते लग जाते हैं। इस बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो किसके बराबर होगा? लाइबोर के बराबर। एवरीवन, यंकी बॉन्ड क्लियर, स्वीट एंड सिंपल। यंकी बॉन्ड क्लियर, स्वीट एंड सिंपल। अगला यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड, अब सर नाम पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये बॉन्ड यूरोप में इशू होता होगा। यूरो बॉन्ड पढ़ के ऐसा लग रहा है ये यूरोप का बॉन्ड होगा, जो यूरोप में इशू होता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरो बॉन्ड्स आर इशूड और ट्रेडेड इन अ कंट्री यूजिंग अ करेंसी अदर देन द वन इन विच द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड। लो जी, यूरो बॉन्ड्स आर इशूड और ट्रेडेड इन अ कंट्री using a currency, using a currency other than the one, using the currency other than the one in which the bond is denominated. This means that the bond uses certain currency but operates outside the jurisdiction of the central bank that issues that currency. समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? जैसे मान लो इस बॉन्ड की डिनोमिनेशन, इस बॉन्ड की डिनोमिनेशन डॉलर है, तो डॉलर कौन इशू करता है? डॉलर कौन सा सेंट्रल बैंक इशू करता है? डॉलर कौन सा सेंट्रल बैंक इशू करता है? डॉलर यूएसए का सेंट्रल बैंक इशू करता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को।
अगर इस बॉन्ड की डिनोमिनेशन डॉलर है तो ये बॉन्ड यूएसए के अलावा और किसी भी कंट्री में हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे? यूरो बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? यूरो बॉन्ड। अगर बॉन्ड की डिनोमिनेशन रुपी है तो रुपी इंडिया का सेंट्रल बैंक इशू करता है। मतलब अगर बॉन्ड की डिनोमिनेशन रुपी है तो जब वो इंडिया के अलावा और किसी कंट्री में ट्रेड हो रहा होगा तो वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? यूरो बॉन्ड। बात समझे कि नहीं? यूरो बॉन्ड का मतलब समझे कि नहीं? भाई साहब, उस बॉन्ड की जो करेंसी है, उस बॉन्ड की जो डिनोमिनेशन करेंसी है, वो उस कंट्री में बॉन्ड इशू नहीं होगा जिसकी सेंट्रल बैंक वो करेंसी इशू करती है। उस कंट्री के अलावा और किसी कंट्री के अंदर ये इशू होगा। तो बॉन्ड अगर डॉलर में डिनोमिनेटेड है तो यूएसए के अलावा वो और कहीं पर इशू होगा, जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया के अंदर, यूके के अंदर। अगर बॉन्ड की डिनोमिनेशन रुपी है तो वो इंडिया में इशू नहीं होगा, वो आपका यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं पर भी इशू हो सकता है। यूरो बॉन्ड्स आर इशूड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज इशू करती हैं। फॉर एग्जांपल, अ ब्रिटिश कंपनी में इशू अ यूरो बॉन्ड इन जर्मनी डिनोमिनेटिंग इट इन यूएस डॉलर। तो एक ब्रिटिश कंपनी ने जर्मनी के अंदर यूरो बॉन्ड इशू किया और उस यूरो बॉन्ड की डिनोमिनेशन क्या थी? डॉलर्स। तो डॉलर डिनोमिनेटेड यूरो बॉन्ड इज इशूड इन जर्मनी। डॉलर डिनोमिनेटेड यूरो बॉन्ड कैन नॉट बी इशूड इन यूएसए। डॉलर डिनोमिनेटेड यूरो बॉन्ड कैन नॉट बी इशूड इन यूएसए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म हैज नथिंग टू डू विद द यूरो। ठीक है, तो यूरो बॉन्ड है, इसका मतलब इसका यूरो से कोई लेना देना है, ऐसा नहीं है। द प्रीफिक्स यूरो इज यूज्ड मोर जनरली टू रेफर डिपॉजिट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक। तो यूरो का मतलब यह है कि ये आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक है। तो यूरो बॉन्ड की जो भी डिनोमिनेशन है, उस करेंसी को इशू करने वाला जो भी सेंट्रल बैंक है, उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर उसे क्या किया जाएगा? इशू किया जाएगा। एवरीवन 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 एवरीवन, यूरो बॉन्ड क्लियर हुआ? यूरो बॉन्ड क्लियर हुआ? अगला निकल कर आता है बेटा समुराई बॉन्ड। समुराई बॉन्ड क्या होता है? सर, जैसे हमें अगर यूएसए से पैसा उठाना है तो हम यंकी बॉन्ड इशू करते हैं। अगर हमें यूएसए से पैसा उठाना है तो हम यंकी बॉन्ड इशू करते हैं। वैसे ही अगर हमें जापान से पैसा उठाना है, अगर हमें जापान से पैसा उठाना है तो हम कौन सा बॉन्ड इशू करते हैं? समुराई बॉन्ड इशू करते हैं। तो समुराई बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन जापानीज येन, जेपीवाई। टोक्यो में इशू किया जाता है। इशूअर नॉन जैपनीज कंपनी होती है। जैसे यंकी बॉन्ड नॉन यूएस कंपनी इशू करती है, वैसे ही समुराई बॉन्ड आपका नॉन जैपनीज कंपनी इशू करती है। जैसे यंकी बॉन्ड पे रेगुलेशन SEC की लगती है, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज की, वैसे ही आपके समुराई बॉन्ड पे रेगुलेशन किसकी लगती है? जापानीज एक्सचेंज बोर्ड की लगती है। पर्पस क्या है? कि आपको जापानीज मार्केट से पैसा उठाना है, एक्सेस ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन जापानीज मार्केट। तो यंकी बॉन्ड में क्या कर रहे थे? आप यूएसए से कैपिटल उठा रहे थे। समुराई बॉन्ड में आप जापान से कैपिटल उठा रहे हो। इशू प्रोसीड्स को आप या तो इस्तेमाल कर सकते हो अपने जापानीज ऑपरेशन के लिए, मतलब अगर आपकी कंपनी की कोई ब्रांच जापान में है तो आप इस समुराई बॉन्ड से जो पैसा उठाया है उसे जापानीज ब्रांच में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस पैसे को अपनी लोकल कंपनी में ला सकते हैं, अपने लोकल कंट्री में ला सकते हैं, वहां पर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? कि सर मान लो हमने जापान से कुछ इंपोर्ट किया है, हमें 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जापान में पेमेंट करनी है जापानीज येन की। तो हम क्या कर सकते हैं? इंडियन रुपीस को जापानीज येन में कन्वर्ट करें, मतलब फॉरेन करेंसी खरीदें। उससे बेहतर क्या है कि हम जापान मार्केट से ही पैसा उठा के उस जापानीज एक्सपोर्टर को पे कर दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम समुराई बॉन्ड का क्या करते हैं? इस्तेमाल करके चलते हैं। तो सर, समुराई बॉन्ड्स बेसिकली क्या है? जब जापान से पैसा उठाना है तो समुराई बॉन्ड, जब यूएसए से पैसा उठाना है तो आपका यंकी बॉन्ड। वैसे ही
अगर आपको ब्रिटेन से पैसा उठाना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बुल डॉग बॉन्ड का। तो अगर आपको यूके से पैसा उठाना है, ब्रिटेन से पैसा उठाना है, तो बुलडॉग बॉन्ड का इस्तेमाल होगा। इट इज डिनोमिनेटेड इन बुलडॉग पाउंड स्टर्लिंग और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो सर पाउंड में इसको क्या किया जाता है? डिनोमिनेट करा जाता है। लंदन में इशू किया जाता है। नॉन यूके कंपनी इसे इशू करती है। रेगुलेशंस ब्रिटेन की लगती है। आप एक्सेस कर सकते हैं यूके की कैपिटल मार्केट को। इशू प्रोसीड्स को आप यूके के ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इशू के प्रोसीड्स को आप लोकल अपॉर्चुनिटीज मतलब कि इंडिया लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपको यूएसए से पैसा उठाना है तो यंकी बॉन्ड, अगर आपको जापान से पैसा उठाना है तो समुराई बॉन्ड, अगर आपको आपके ब्रिटेन से पैसा उठाना है तो उस केस में आप बुलडॉग बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। और एक और बॉन्ड का इस्तेमाल होता है यूरो बॉन्ड। ये डिनोमिनेशन जिसमें होता है, जिसमें डिनोमिनेटेड होता है, उस कंट्री में नहीं इशू होता, उसके बाहर इशू होता है। ठीक है सर। इसके बाद अब बात कर लेते हैं जल्दी से इंडियन बॉन्ड्स की। इंडियन बॉन्ड्स में सबसे पहले आता है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड मतलब इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के स्पाइसेस, मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या है सर? मसाला बॉन्ड एक इंडियन, मसाला बॉन्ड इज एन इंडियन नेम यूज फॉर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो जो इंडियन रूपी में डिनोमिनेटेड बॉन्ड है उसे मसाला बॉन्ड बोलते हैं। इसे कौन इशू करता है? दैट इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर कैन सेल द इन्वेस्टर इन द ओवरसीज मार्केट। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, जो इंडियन बोरोवर ओवरसीज मार्केट में बेचते हैं। तो यंकी बॉन्ड हमने यूएसए में इशू किया था, डिनोमिनेशन क्या थी? इंडियन बॉन्ड, सॉरी यंकी बॉन्ड हमने यूएसए में इशू किया था, डिनोमिनेशन क्या थी? यूएसडी। समुराई बॉन्ड हमने जापान में इशू किया था, डिनोमिनेशन क्या थी? जेपीवाई, जैपनीज येन। हमने आपका बुलडॉग बॉन्ड कहां पर इशू किया था? ब्रिटेन में इशू किया था, यूके में इशू किया था, उसकी डिनोमिनेशन क्या थी? पाउंड। लेकिन अगर आप इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड को विदेश में इशू करते हो, तो यूएसए में अगर आप इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू करोगे तो उसका नाम क्या होगा? मसाला बॉन्ड। यूएसए में अगर आप इंडिया डोमिनेटेड बॉन्ड को इशू करोगे, इंडिया डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू करोगे, तो वो क्या कहलाएगा? मसाला बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। तो इसको हम विदेश में इशू करते हैं, इसको हम विदेश में इशू करते हैं, इंडिया में इशू नहीं करते, लेकिन इनकी डिनोमिनेशन INR होती है। एनटीपीसी ने अभी 2000 करोड़ रुपए रेस किए थे वाया मसाला बॉन्ड फॉर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2016। इसके बाद म्युनिसिपल बॉन्ड्स, हमारे जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं वो क्या कर सकती है? वो भी विदेश में जाकर अपने बॉन्ड्स बेच सकती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करने के लिए। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर इंक्रीजिंगली एविडेंट इन इंडिया। रिसेंटली अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया था फर्स्ट हिस्टोरिकल म्युनिसिपल बॉन्ड इन एशिया टू रेज 100 करोड़ फ्रॉम द कैपिटल मार्केट फॉर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। जस्ट एक बार रीड कर लेना। इसके बाद गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? वो अपने बॉन्ड्स इशू करती है पैसे को रेज करने के लिए। तो गवर्नमेंट और ट्रेजरी बॉन्ड्स आर द बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट। हाँ जी दोस्तों, तो लगभग लगभग हम लोगों ने 1 घंटा 15 मिनट की क्लास लगाई है। सॉरी, हाँ, 1 घंटा 45 मिनट, 1 hour 45 minutes, और हमने 15 पेजेस इस चैप्टर के निपटा लिए हैं। शायद से आप खुद बैठते तो इसको नहीं कर पाते। एक बार घर पे 20 से 25 मिनट लगा के जितनी बातें हमने पढ़ी हैं इसको एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। ये जो 2 घंटे आपने इन्वेस्ट करे हैं इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे और होपफुली नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। कल राजन, कल 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 सेम टाइम 3 बजे, कल सेम टाइम 3 बजे। ठीक है सर, चलिए, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।